कहानी शुरू होती है और हम एक लड़के को हॉस्पिटल में देखते हैं। इसका नाम टैकोडो होता है और ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और उसका परिवार सिर्फ उसकी लाइफ इंश्योरेंस के पैसों का इंतजार कर रहा था। इसलिए उसे कभी कोई मिलने नहीं आता था। उसका एकमात्र सहारा एक गेम था जिसे वो हमेशा खेलता रहता था। फिर एक दिन वो गेम खेलते खेलते ही बेहोश हो जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को जंगल के बीच एक पत्थर के सिंहासन पर बैठा देखता है। तभी वहाँ एक औरत आती है और उसे किंग कहकर पुकारती है। उसका नाम आटू था जो गेम में उसकी फेवरेट कैरेक्टर थी, इसलिए टकूडो उसे रियल में देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो साथ में बहुत कंफ्यूज भी था। फिर आटू उसे बताती है कि वो एक गेम का हिस्सा है और टकूडो इस गेम का टॉप प्लेयर है। आगे टकूडो पूछता है कि क्या उसी ने उसे यहाँ समन किया है, लेकिन नाटू कहता है कि उसे भी कुछ पता नहीं है। वो भी अचानक से इस जंगल में आ गई थी। शायद ये भी हमारे गेम के जैसे ही एक दुनिया है। फिर आटू पूछती है क्या वो पुराने दिनों की तरह उसके साथ मिलकर एक किंगडम बनाना चाहेगा, तो टकूडो इसके लिए हाँ कर देता है। उसके बाद दोनों मिलकर गेम शुरू करते हैं। पहला काम था ये पता लगाना कि वो आखिर है कहाँ। तो टकूडो मैजिक का इस्तेमाल करके एक स्काउट को समन करता है, लेकिन जैसे ही वो उस स्काउट को देखता है तो वो उसे बहुत ही अगली लग रहा था। फिर वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमें बेकार के परेशानियों से दूर रहना होगा जब तक कि हम खुद को बचाने के लायक न हो जाएं। फिर टकूडो स्काउट को आसपास के इलाके से जरूरी खबर पता लगाने के लिए भेज देता है। यहाँ सब कुछ उनके गेम के जैसे ही काम कर रहा था। वो स्काउट के जरिए सारी चीजें देख पा रहा होता है। टकूडो के पास सिर्फ 200 माना पॉइंट्स थे और स्काउट को समन करने में 100 खर्च हो चुके थे, यानी अब सिर्फ 100 पॉइंट्स बचे हैं। उसने बस प्लान बनाया कि सबसे पहले एक सेटलमेंट बनाया जाए जो उनका बेस होगा। इसमें 20 माना और खर्च हो जाएगा, लेकिन अब उसके पास वॉरियर समन करने के लिए इनफ माना नहीं बचा था। इसलिए वो थोड़ा परेशान हो जाता है कि अगर कोई अटैक कर देगा तो उनका क्या होगा। तभी आटू कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। लेकिन टकूडो को उस पर भरोसा नहीं था। हीरो यूनिट होने के नाते आटू वक्त के साथ स्ट्रांग बनती जाएगी, लेकिन अभी उसकी पावर एक नॉर्मल इंसान जैसी थी। उधर स्काउट जंगल में घूम रहा था और टकूडो को हैरानी हो रही थी कि इतने बड़े जंगल में अभी तक कोई जानवर या मॉन्स्टर नजर नहीं आया। उसे भी चिंता हो रही थी कि अगर जानवर नहीं मिले तो उन्हें खाने के लिए माना खर्च करना पड़ेगा। तब स्काउट को कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है जो टकूडो भी देख पा रहा था। जंगल के बीच एक डार्क एल्फ सेटलमेंट बना हुआ था और वहाँ काफी सारे एल्फ्स थे। आटो को राहत मिली कि ये सिर्फ डार्क एल्फ्स हैं क्योंकि उनसे उन्हें कोई खतरा नहीं था, लेकिन टकूडो सोचता है कि ये बाद में उनके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए आटो सजेस्ट करती है कि उन्हें दूसरी लोकेशन पर जाना चाहिए। तो टकूडो भी मान जाता है क्योंकि अब तक उन्होंने यहाँ कुछ बिल्ड नहीं किया था। लेकिन जाने से पहले वो उन डार्क एल्फ्स को सामने से देखना चाहता। तभी उन्हें कुछ एहसास होता है तो दोनों पीछे मुड़ते हैं और उन्हें एक डार्क एल्फ्स का ग्रुप दिखता है। सारे एल्फ्स उन्हें देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी पूरी जगह से निकाल दिया गया था, इसलिए वो मजबूरी में इस श्रापित जंगल में आ गए हैं। और लंबे सफर के कारण छोटे बच्चे बहुत ही कमजोर और भूखे थे, इसलिए उनका एक ग्रुप खाना ढूंढने निकला था। उनकी टीम की एक एल्फ लड़की एमिल बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसने अफवाहें सुनी थी कि जंगल में बुरी साया रहती है। लेकिन टीम लीडर उसे समझाता है कि ये बस एक अंधविश्वास है, लेकिन वो खुद भी अंदर ही अंदर बहुत डर रहा था। फिर जैसे ही जियो की नजर टकूडो पर पड़ी वो भी डर गया। उसे लगा जैसे उसके सामने वही बुरी साया है। लेकिन फिर वो धीरे धीरे टकूडो के पास जाता और घुटनों पर बैठकर बताता है कि वो डार्क एल क्लैन के हेड है। फिर टकूडो से माफी मांगता है कि वो लोग उसकी अनुमति के बिना इस जंगल में आ गए हैं। आटो को समझ में नहीं आता कि एल्फ इतनी इज्जत क्यों दिखा रहे हैं। फिर भी वो पूछती है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जियो बताता है कि उनका क्लैन पहले सेंट्रल प्लेन्स में शांति से रहती थी, लेकिन एक दिन उन पर हमला हो गया और उन्हें वहां से निकाल दिया गया, जबकि वो किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। लेकिन फिर भी सिर्फ डार्क एल्फ्स होने के कारण उनका गांव तबाह हो गया और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। उनके पास खाना भी नहीं है, जिस कारण से वो लोग कई दिनों से भूखे हैं। ये सुनकर टकूडो को उनके लिए बहुत बुरा लगता है और वो उनकी हेल्प करने का सोचता है। फिर वो अपनी थोड़ी सी माना यूज करके उनके लिए कुछ एप्पल्स क्रिएट करता है जो देखकर जियो हैरान रह जाता है। लेकिन वो उसे खाने में काफी हेजिटेट कर रहा था और बाकी सब इतने भूखे होते हैं कि तुरंत ही उन एप्पल्स को खाने लगते हैं। तो टकूडो उनके लिए पियर्स भी क्रिएट कर देता है ताकि उन्हें खाने को और मिल सके। लेकिन जियो अभी भी हेजिटेट कर रहा होता है तो आटो उस पर चिल्लाती है कि टकूडो का गिफ्ट एक्सेप्ट ना करना बहुत रूड माना जाएगा। तो जियो अपना सर झुका लेता है और कहता है कि वो क्लैन के बच्चों की हालत बहुत खराब है और अगर उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला तो वो जल्दी मर जाएंगे। फिर वो परमिशन मांगता है कि क्या वो फूड वो अपने क्लैन के बच्चों के लिए ले जा सकता है। टकूडो को उन बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है तो वो और भी ज्यादा फूड क्रिएट कर देता है। लेकिन आटो उससे खुश नहीं होती क्योंकि इसमें बहुत माना खर्च हो रहा था। फिर सभी एल्फ्स दिल से टकूडो को धन्यवाद कहते हैं
और फूड लेकर अपने कैंप लौट जाते हैं। कैंप में सभी लोग लगभग हार ही मान चुके थे। तभी जियो और बाकी लोग वो बैग्स भरकर फूड लेकर वहां पहुंच जाते हैं। जो देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर जब उससे पूछा जाता है कि उसे ये खाना कहाँ से मिला, तो वो टकोरो के बारे में नहीं बताता। वो बस इतना कहता है कि उसका लक अच्छा था। फिर रात में जियो आग के पास बैठा होता है। तभी क्लैन लीडर मोल्टर उसके पास आ जाता है और कहता है कि आज उसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन फिर भी वो नोटिस करता है कि जियो उतना खुश नहीं लग रहा है। तो वो पूछता है कि क्या बात है, और थोड़ी चुप्पी के बाद जियो सारी बात उसे बता देता है। साथ ही वो टकोरो को वही बुरा साया समझ रहा होता है। तो मोल्टर पूछता है कि वो किसकी बात कर रहा है। इस पर जियो समझता है कि एमिल ने पावरफुल बीइंग के बारे में बताया था जिसे इस जंगल में सील कर दिया गया था। मोल्टर ने इस लेजेंड के बारे में पहले सुनी थी और वो ये जानकर शॉक हो जाता है कि जियो ने असल में किंग ऑफ रूइन को देखा है। वो बताता है कि लेजेंड के अनुसार जब दुनिया बहुत ही बुरी हो जाती है तब किंग ऑफ रूइन धरती पर आते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो जियो से पूछता है कि क्या उसने खुद को किंग ऑफ रूइन कहा था, लेकिन जियो को याद नहीं था कि उसने ऐसा कुछ कहा था। फिर मोल्टर पूछते है कि क्या जियो ने उससे बात की, लेकिन जियो कहता है कि वो ज्यादा बोल नहीं रहा था, बल्कि एक औरत थी जो उसकी तरफ से बोल रही थी। जियो की बात सुनकर मोल्टर को यकीन हो जाता है कि ये उनके लिए बैड न्यूज है। तो वो पूछता है कि क्या जियो को इस फूड के बदले अपनी आत्मा बेचनी पड़ी। इस पर जियो कहता है कि किंग ऑफ रूइन ने बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगा। मोल्टर को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। तो जियो कहता है कि किंग ऑफ रूइन ने शायद उन पर तरस खाकर उनकी मदद कर दी थी। मोल्टर को यकीन नहीं होता कि जियो किंग ऑफ रूइन को इतना अच्छा बता रहा है। वो पूछता है कि क्या जियो हिप्नोटाइज हो गया, लेकिन जियो साफ कहता है कि हम लोग अभी उसी के कारण जिंदा है और हम इस हालत में भी नहीं थे कि उसे खाने को मना कर देते। अब जियो की बात सुनकर मोल्टर सच में सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे अपने लोगों की चिंता हो रही थी। इसलिए वो कहता है कि किंग ऑफ रूइन से वो समझौता करेगा। उधर टकोरो के कैंप में आटू उसे अपनी माना दूसरे लोगों पर वेस्ट करने के लिए डांट रही होती है। तो टकोरो कहता है कि उसे डार्क एल्व्स पर तरस आ गया था। वो उनके बच्चों को भूखा मरते हुए नहीं देख सकता था। आटो उसकी बात समझती है, लेकिन याद दिलाती है कि उसे अपना किंगडम भी बनाना है, इसलिए वो ऐसे ही रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन टकोरो के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोचता है कि जब डार्क एल्व्स आए थे तो वो नर्वस होने के कारण उनसे ठीक से बात नहीं कर पाया था। आटू ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है। उसे लगा था जब कि टकोरो जानबूझकर रूड होने का दिखावा कर रहा है। तभी उनका स्काउट लौट कर आता है और बताता है कि डार्क एल्व्स फिर से यहाँ आ रहे हैं। ये सुनकर टकोरो और आटू दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। टकोरो को लगता है कि शायद वो और खाना लेने आ रहे हैं, इसलिए वो चाहता है कि वो लोग बस खाना लेकर यहाँ से चले जाएं। लेकिन उनसे बात करने का सोच कर ही बहुत घबरा रहा था। तो आटू कहती है कि सारी बातचीत वो खुद संभाल लेगी। इससे टकोरो एक मिस्टीरियस और पावरफुल किंग लगेगा। टकोरो को ये आइडिया अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद मोल्टर और जियो पहुंचते हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। मोल्टर खुद को डार्क एल्फ ट्राइब का चीफ बताता है और फिर पूछता है कि उनके बेनिफैक्टर का नाम क्या है। तो आटू कहती है कि तुम लोग इस वक्त किंग ऑफ रूइन टाकोटोरा के सामने हो। जियो ये सुनते ही हैरान रह जाता है कि टकोरा सच में किंग ऑफ रूइन है। फिर मोल्टर दोबारा टकोरो को उसकी काइंडनेस के लिए धन्यवाद करता है। जियो और मोल्टर ये सुनकर शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनकी मदद के बदले कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। वो पूछते हैं कि क्या सच में हमें बदले में कुछ भी नहीं देना है। तो आटो उन्हें याद दिलाती है कि उनके पास देने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है, लेकिन मोल्टर के दिल में बेचैनी है। उसे लगता है कि ये चीज उनके लिए बाद में भारी पड़ सकता है। तभी आटो गुस्से में कहती है कि मोल्टर की जिद आगे चलकर परेशानी बनेगी, इसलिए बेहतर होगा कि सबको यहीं खत्म कर दिया जाए। लेकिन टकोरो ऐसा नहीं चाहता था। उसे समझ आ जाता है कि मोल्टर को इतना बड़ा फेवर लेना अजीब लग रहा है, तो टकोरो बदले में कुछ मांगने का सोचता है। फिर आटो टकोरो का डिसीजन सुनती है और कहती है कि बदले में तुम्हें हमें इस जंगल के बाहर की दुनिया की जानकारी देनी होगी। ये सुनकर मोल्टर राहत की सांस लेता है और कहता है कि वो खुशी खुशी ये करेगा। लेकिन आटो आगे कहती है कि जानकारी देने के बाद तुम और तुम्हारे लोग तुरंत इस जंगल से चले जाओगे। इस पर मोल्टर टकोरो से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें यही रहने दिया जाए, वरना फिर से बेघर हो जाएंगे। लेकिन नाटू उन्हें तुरंत ही मना कर देती है और उन्हें मारने की धमकी देती है। तो हार मानकर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन टकोरो को अच्छा नहीं लगता और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दोनों रुक कर पूछते हैं कि क्या तुम लोग मेरे किंगडम में रहना चाहोगे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। आटो टकोरो को किनारे ले जाकर पूछती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो टकोरो समझता है कि ये लोग हमारे काम आ सकते हैं। तो आटो सोचती है और मान जाती है ये बुरा ऑप्शन नहीं है। तभी टकोरो मजाक में कहता है कि वैसे भी गेम में मानरा में सिर्फ बुरे दिखने वाले क्रिएचर ही रहते थे, बहुत अगली थे। क्या तुम सच में चाहती हो कि हमारा किंगडम सिर्फ उन्हीं से भरा हो। इस पर आटो हंस देती है और उसकी बात मान जाती है। फिर मोल्टर और जियो की तरफ मुड़कर कहती है अगर तुम मानरा में रहते हो तो हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे और तुम उसी दिन से ईविल बन जाओगे।
फिर कुछ समय बाद टकूडो और आटू एल्फ कैंप की ओर बढ़ते हैं क्योंकि एल्फ ने उनकी बात मान ली थी। फिर कैंप पहुंचते ही मोल्टर अनाउंस करता है कि हमारे नए राजा आ चुके हैं। तो पूरा कैंप टकूडो को देखकर झुक जाता है और टकूडो जाकर अपने थ्रोन पर बैठ जाता है। कुछ एल्फ पहली बार टकूडो को देखकर डर जाते हैं जबकि कुछ बहुत खुश होते थे, लेकिन जो उसके ज्यादा पास होते हैं वो टकूडो की डार्क एनर्जी के कारण बेहोश हो जाते हैं। तो जियो सबको वार्न करती है कि सीधा राजा को मत देखो वरना उन्हें लगेगा तुम रूड हो रहे हो। उसके बाद टकूडो अनाउंस करता है कि आज से यहाँ मौजूद सभी लोग मानरा के सिटीजन्स हैं। तभी जियो सारी नाइंसाफियां और दर्द याद करता है जो उन्होंने झेले थे। बाकी लोग भी याद करते हैं कि कैसे उनके गांव को तबाह कर दिया गया था, इसलिए अब उन्हें राहत मिली है कि वो सुरक्षित है। फिर कुछ दिन बाद टकूडो की हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती। वो मोल्टर से मिला हुआ मैप देख रहा था और फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि ये अब तक का सबसे बेकार लोकेशन है। तो ऑटो पूछती है कि क्या परेशानी है। इस पर टकूडो बताता है कि इस जंगल के दोनों तरफ बहुत ही पावरफुल किंगडम है और अगर इन्हें मानरा के बारे में पता चला तो हमारा काम तमाम है। और तो और इस जंगल में हम कुछ उगा भी नहीं सकते हैं। उसकी परेशानी सुनकर आटो कुछ भी कहती नहीं, लेकिन टकूडो फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उनके पास अब डार्क एल्फ थे और उनकी मदद से वो कुछ तो कर ही लेंगे। तभी वहाँ मोल्टर और जियो एमिल के साथ पहुँचते हैं। जियो ने एमिल से इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है कि ये बहुत स्मार्ट है और देश विदेश के मामलों में एक्सपर्ट है। ये जानकर टकूडो खुश होता है, लेकिन वो महसूस करता है कि तीनों उसके सामने काफी नर्वस है, इसलिए वो आटू से कहलवाता है कि इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। फिर आटू ने बताते हैं कि टकूडो ने कुछ डिसीजन लिए हैं और मोल्टर को किंगडम के मैटर्स हैंडल करने की जिम्मेदारी दे दी है। वहीं जियो को मानरा आर्मी का कैप्टन बनाया जाता है। तो जियो गर्व से कहता है कि मैं अपने रास्ते में अपने आने वाले सभी दुश्मनों को मार दूंगा। तो टकूडो उसे इतना सीरियस देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। तो वो आटू से सबको बताने के लिए कहो कि उसे शांति पसंद है, इसलिए जब तक बहुत ही जरूरी ना हो उन्हें झगड़े शुरू करने से बचना चाहिए। जो सुनकर जियो को यकीन नहीं होता कि किंग ऑफ रूइन असल में एक शांति प्रिय इंसान है। फिर मोल्टर अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसके पास जियो से कहीं ज्यादा ज्ञान है, लेकिन जियो तुरंत कहता है कि मोल्टर जैसा बूढ़ा आदमी हमारा कुछ खास मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन आटो को उनकी बहस में कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो टकूडो से पूछती कि क्या उन्हें कंस्ट्रक्शन शुरू करने का ऑर्डर दे। तो टकूडो उन्हें उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करने के लिए कह देता है, लेकिन वो ये भी चाहता था कि मटेरियल इकट्ठा करने में जंगल नष्ट न हो। और आटो को उसकी सोच बहुत अच्छी लगती है। तो वो मोल्टर से पूछती है कि क्या ये मुमकिन है। मोल्टर कहता है कि अगर वो घरों को विशाल पेड़ों के खोखले में बनाए तो ये हो सकता है। टकूडो ये सुनकर अच्छा लगता है और उन्हें साथ में रिफॉरेस्टिंग के लिए भी कहता है, लेकिन वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रिफॉरेस्टिंग का मतलब नहीं पता था, जो जानकर टकूडो बहुत हैरान होता है। फिर आटो उनसे पूछती है कि क्या कम से कम उन्हें मिलिट्री मैजिक या 6 ग्रेट एलिमेंट का पता है। लेकिन मोल्टर कहता है कि उसने तो सिर्फ 4 गेट एलिमेंट्स के बारे में सुना है। जहाँ तक मिलिट्री मैजिक की बात है, एमिल बताते हैं कि किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ टकूडो और आटो को एहसास होता है कि इस दुनिया के लोग वाकई बहुत पीछे चल रहे हैं। फिलहाल के लिए आटो सबको रिफॉरेस्टिंग के बारे में समझाती है कि इसमें कटे पेड़ों की जगह पर नए पेड़ लगाते हैं और मैजिकल एलिमेंट का यूज करके पेड़ों को जल्दी बड़ा किया जाता है। फिर वो झूठ बोलती है कि इस टेक्निक को टकूडो ने खुद बनाया है। ये सुनकर एमिल बहुत एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है क्या उसी ने सेब और अंगूर बनाए थे। उसने कुछ अंगूर के बीज भी लगाए हैं और अब उनके बढ़ने का वेट कर रही है। इस पर टकूडो और आटू दोनों चुप हो जाते हैं क्योंकि इस दुनिया में अंगूर और सेब जैसे फल होते ही नहीं। फिर भी टकूडो ने अपनी प्रोडक्शन स्किल से इन्हें बना लिया था। फिर टकूडो सोचता है कि वो अपनी पावर से क्या क्या बना सकता है और चेक करने के लिए एक सिक्का समन करता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो अपनी माना से कुछ भी बना सकता है। इसलिए उसे लगने लगता है कि दुनिया पर राज करना शायद उतना भी मुश्किल नहीं है। इसी बीच होली एम्पायर को जंगल में डार्क एनर्जी का एहसास होता है, इसलिए होली सेंट कुछ लोगों को चेक करने के लिए भेजती है। तभी उनका सामना गोब्लिन से होता है। तो होली सेंट अपने ही एक ही इशारे से सबको जलाकर मार देती है और उसकी पावर देखकर सारे नाइट्स दंग रह जाते हैं। फिर सेलिना कार्डिनल से पूछती है कि क्या उसे उस ओमेन के बारे में कोई खबर मिली है जिसे उसने इस इलाके में महसूस किया था। लेकिन कार्डिनल कहता है कि वो बिना चर्च के परमिशन के किसी को वहाँ भेज नहीं सकता। तो सेलिना खुद जाकर वहाँ चेक करने का डिसाइड करती है, लेकिन कार्डिनल उसे रोकता है कि एक सेंट होने के नाते उसे सोच समझ कर काम करना चाहिए। लेकिन सेलिना भी काफी जिद्दी थी, तो कार्डिनल को उसके लिए मानना ही पड़ता है। उधर मांडा में डार्क एल्व्स लगातार काम कर रहे थे और आखिरकार थ्रोन रूम तैयार हो जाता है, जो देखकर टकूडो बहुत खुश था क्योंकि अब उसे खुले में सोना नहीं पड़ेगा। इसी बीच टकूडो के मिनिस्टर्स वहाँ
जाते हैं। आज उनकी एक मीटिंग थी, फिर वो टकोड़ो को नए कपड़े देते हैं, तो टकोड़ो उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो अपने कपड़े में ही खोया होता है। तो आटू उसके बिना ही मीटिंग शुरू करने का ऑर्डर देती है। सबसे पहले मोल्टर ने पूछा कि थ्रोन रूम के बाद कौन सी बिल्डिंग बनानी चाहिए, तो आटू कहती है कि सबसे पहले फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू करनी चाहिए। इस पर मोल्टर पूछता है कि जब टकोड़ो अपनी पावर से खाना बना सकता है तो फिर इसकी क्या जरूरत है। इस पर आटू कहती है कि अगर वो आसपास ना हो तो क्या होगा। तभी आटू उन्हें फ्लैश ट्री दिखाती है जो रहस्यमय मीट उगाता है। वो कहती है कि ये हमारे फूड प्रोडक्शन प्लान का पहला कदम है, लेकिन मोल्टर, जियो और एविल कहते हैं कि ज्यादातर लोग ऐसा मांस नहीं खाते। इस पर आटू वादा करती है कि आगे वो और भी फूड सोर्स खोजेंगे और वो पेड़ बोल भी सकता था, जो काफी डरावना लग रहा था। फिर रिसर्च का मुद्दा आता है। अगर वो तेजी से तरक्की करना चाहते हैं तो नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी। आटू कहती है कि उन्हें मिलिट्री मैजिक पर रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि इससे हजारों दुश्मनों को एक साथ खत्म किया जा सकता है। तो मोल्टर इस रिसर्च की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। अंत में मिलिट्री प्लानिंग की बारी आती है, तो जियो कहता है कि वो आर्मी तैयार कर सकता है, लेकिन टकोड़ो कहता है कि अभी सेना पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि अभी उसके पास आर्मी संभालने की कैपेसिटी नहीं है। इस पर जियो विरोध करता है, क्योंकि अगर उन पर हमला हुआ तो उन्हें कौन बचाएगा। ऊपर के डार्क एल्फ ट्राइब के लीडर्स होने की वजह से उन पर बाउंटीज लगी हुई है, लेकिन टकोडो आर्मी बनाने में इतना खर्च नहीं करना चाहता था, तो वो कहता है कि मैं एक हीरो बनाऊंगा। इस पर मोल्टर और जियो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आटू हीरोज किंग के अंडर काम करते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं। हीरोज को समन करने के लिए कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, लेकिन उनकी प्रोग्रेस से जल्दी उसे समन कर पाएंगे। इस तरह से फिलहाल के लिए सारे मसले हल हो जाते हैं। उधर एम्पायर में जूनियर पलादिन लियोनियस प्रे कर रहे होता है, तभी हाई पलादिन वेलियस उससे बात करने आता है और कहता है कि अब उनके निकलने का टाइम हो चुका है। तो लियोनियस उठ जाता है। तभी वेलिस नोटिस करता है कि लियोनियस ने अपनी वेडिंग रिंग पहनी हुई है, तो वो उसे फैमिली के बारे में पूछता है। इस पर लियोनियस बताता है कि उसकी वाइफ का नाम मार्शा है और उसकी बेटी का नाम मीना है। आगे वो अपनी फैमिली के बारे में बताने से मना कर देता है। फिर वेलिस ये कंप्लेन करता है कि उसे इतना बेकार मिशन क्यों मिला है, लेकिन लोनियस उसे याद दिलाता है कि ये मिशन सलीना से जुड़ा है, इसलिए उसे सीरियसली लेना चाहिए। फिर भी वेल्डिस को अजीब लगता है कि इतने इम्पोर्टेंट मिशन के लिए उन्हें इतनी कमजोर टीम दी गई है। असल में सिर्फ वो और लियोनियस ही वहाँ पावरफुल थे, बाकी पूरी टीम बेकार थी। इधर मानरा में सारे काम बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। अब ये जगह सच में रहने लायक लग रही थी और डार्क एल्फ्स को भी अब फ्लैश ट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं था। वही एमिल टकोडो को सारी जगह दिखाती है। वो बता दे कि फ्लैश ट्रीज अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, तो फूड स्टोरेज जल्दी पूरा हो जाएगा। उधर मोल्टर मैजिकल रिसर्च में बिजी होता है। बाकी एल्फ्स भी जिन्हें मैजिक आता था उसकी मदद कर रहे होते हैं। इसके अलावा उनके पास में एक झरना भी था, जिससे अब उन्हें पानी की दिक्कत नहीं होगी। फिर वो पब्लिक ऑफिस दिखाती है जहाँ मानरा की सारी मीटिंग्स होंगी। टकोडो एमिल से काफी खुश होता है, क्योंकि वो सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी, लेकिन एमिल थोड़ी नर्वस थी। वो टकोडो से पूछती है कि क्या वो उसके काम से खुश है, तो वो कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया और टकोडो से अपनी तारीफ सुनकर एमिल खुशी के मारे रो पड़ती है। उसके बाद एमिल टकोडो को फ्लैश ट्री फॉर्म दिखाती है जो बहुत अच्छे से बड़ा हो रहा था। हालांकि एमिल अभी भी उन अजीब बात करने वाले फ्लैश ट्रीज से डर रही होती है, इसलिए वो उन्हें वाटर सोर्स दिखाने के लिए ले जाती है। वो सभी जंगल के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने पर एमिल डर जाती है, क्योंकि पानी पूरी तरह से काला हो चुका था। तभी मोल्टर और जियो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पानी को देखकर अब उन्हें नहीं लगता है कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी आटू कहती है कि ये पानी अभी भी बिल्कुल सेफ है और उन्हें खुद ही पानी पीकर दिखाती है। बाकी सब शॉक्ड हो जाते हैं कि आटू ने इतना बड़ा रिस्क लिया, लेकिन वो कहती है कि दरअसल ऐसा इस कर्स्ड प्लेस के कारण होता है, और भले ही पानी, हवा और जमीन डार्क और डेडली लग रही हो, लेकिन मानरा के लोगों पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन शापित होने के कारण ये जगह आसानी से किसी की भी नजर में आ सकती थी, इसलिए जियो और मोल्टर सोचते हैं कि अब आर्मी बनाने का टाइम आ गया है। लेकिन आटू कहती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक हीरो अकेले ही छोटे मोटे मामले निपटा सकता है। लेकिन मोल्टर और जियो को अभी भी हीरो की पावर समझ में नहीं आती, तो आटू उन्हें खुद दिखाने का सोचती है और वहाँ से टेंटिकल्स निकलने लगे और वो वहाँ के पेड़ों को एक झटके में काट देती है, जो देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। फिर आटू बताते हैं कि वो खुद भी एक हीरो है और जब तक कोई बड़ी परेशानी सामने नहीं आती तब तक सब ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ टकोडो आटू से थोड़ा नाराज होता है, क्योंकि उसने अपनी पावर दिखाने के लिए वहाँ के पेड़ों को बर्बाद कर दिया था। फिर मोल्टर और जियो सोचते हैं कि टकोडो के लिए एक पैलेस बनाया जाए जो उसकी मैजेस्टी को सूट करे, लेकिन टकोडो सोचता है कि ये सिर्फ रिसोर्सेज की बर्बादी होगी। लेकिन मोल्टर, जियो और एमिल कैसल बनाने के लिए जिद करने लगते हैं, तो आटो कहती है कि टकोडो को शायद उनकी विश पूरी कर देनी चाहिए। इस पर टकोडो कहता है कि वो हमेशा से एक फ्लोटिंग कैसल बनाने का सपना देखता था और उन्हें उसके लिए परमिशन दे देता है।
वहीं पलाडिन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। वेल्डिस लियोनिस से कहता है कि इतने सारे लोगों को हायर करके उसने अच्छा काम किया है। तो लियोनिस कहता है कि ये आसान नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग नॉर्थ में गए हुए हैं जहाँ बारबेरियंस का एक ग्रुप गया है और उन्होंने आसपास रेड करना शुरू कर दिया है। ये सुनकर कुछ लोग बात करने लगते हैं कि हमने सुना है कि वहाँ पर एक विच रहती है। फिर वो लोग रात बिताने के लिए एक टाउन में रुक जाते हैं, जहाँ लियोनिस बार्गो से उस बीच के बारे में पूछता है। तो बार्गो बताता है कि ये सब एक अफवाह है कि उस पूरे नॉर्थ में उसी के कारण तबाही मची हुई है, जो बात लियोनिस और वेल्डिस को पूरी तरह से बकवास लगता है। उसके बाद बार्गो उनसे पूछता है कि किंगडम ने इतनी जल्दी 2 होली नाइट्स को यहाँ भेज दिया, आखिर उनका सामना किस चीज से होने वाला है। इस बारे में वेल्डिस को भी खास डिटेल नहीं थी, लेकिन वो बार्गो को भरोसा दिलाता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा और शायद उनका सामना डार्क एल्फ से हो सकता है। यहाँ लूनियस को ये चिंता होती है कि अगर डार्क एल्फ को ऐसे छोड़ दिया गया तो शायद एक दिन ताकतवर हो जाएंगे और उनके किंगडम पर अटैक कर देंगे, इसलिए वो उन सबको मार देना चाहता था। वेल्डस कहता है कि मिशन बस इन्वेस्टिगेशन के लिए है, तो हम किसी को भी मारेंगे नहीं। ये सुनकर लूनियस समझ नहीं पाता कि वेल्डस क्यों इतना बड़ा मौका छोड़ रहा है। तो वार्को सिंपली कहता है कि हम बस एक फैमिली है, इसलिए हम अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। इसी बीच मानरा में टकोडो सभी को एक पास बुला लेता है और एक फ्रूट में माना डालना शुरू कर देता है और उन सब के सामने ही वो फ्रूट ट्रांसफॉर्म होकर एक स्काउट में बदल जाती है, जो देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि कैसे टकोडो ने अभी अभी एक नया क्रिएचर बना दिया। उसके बाद टकोडो अपने थ्रोन रूम में लौटता है और राहत की सांस लेता है कि टकोडो ने उससे स्काउट मिशन के बारे में ज्यादा सवाल नहीं पूछे, क्योंकि सच तो ये था कि उसे खुद नहीं पता कि ये कैसे काम करता है। फिर आटू कहती है कि अब उन्हें एक हीरो क्रिएट कर लेना चाहिए, इससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। फिर वो टकोडो से पूछती है कि वो सबसे पहले किस हीरो को समन करने वाला है। तो टकोडो कहता है कि वो आइजला को समन करेगा, जो कीट पतंगों की क्वीन है और आसपास मौजूद सभी इंसेक्ट टाइप सोल्जर्स की पावर को कई गुना बढ़ा देगी। इसके अलावा आइजला लार्वा सोल्जर्स भी पैदा कर सकती है। आटो को टकोडो का आइडिया अच्छा लगता है। साथ ही टकोडो बताता है कि दूसरे हीरोज काफी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने किंगडम में शांति बनाए रखना चाहता है, इसलिए आइजला उनके लिए बेस्ट है। फिर सीन बदलता है और अब हम देखते हैं कि होली नाइट्स एक गुस्सैल हिल जायंट से टकरा जाते हैं और सभी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वेल्डिस सबको रोक देता है और कहता है कि वो उसे अकेले ही संभाल लेगा। लियोनिस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वोल्डियस धीरे धीरे जायंट की तरफ बढ़ता है और एक प्रेयर बोलना शुरू करता है। तो लियोनिस बाकी मशीनरीज को समझता है कि वोल्डियस एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें प्रेयर के जरिए अपने अटैक्स को पावर दी जाती है। फिर जैसे ही जाइंट अटैक करने वाला होता है, उससे पहले ही वेल्डिस उसे आसानी से 2 हिस्सों में काट देता है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं और लोनियस उसकी खूब तारीफ करता है और वो लोग अपना सफर फिर से शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मांड्रा में टकोडो बर्गर खा रहा होता है, तो आटो उसकी जंक फूड खाने वाली आदत से थोड़ी चिंतित होती है और कहती है कि उसे हेल्दी खाना खाना चाहिए। इस पर टकोडो कहता है कि पिछली जिंदगी में वो हॉस्पिटल में था, जहाँ उसे बस बेस्वाद खाना ही मिलता था, इसलिए इस जिंदगी में वो खाने का मजा पूरी तरह से लेना चाहता है। फिर वो आटो से कहता है कि जियो और मोल्टर को एक मीटिंग के लिए बुलाने को कहता है। आटो तुरंत हाँ कर देती है, लेकिन वो थोड़ी क्यूरियस होती है कि ये मीटिंग आखिर है किस बारे में। तब टकोडो उसे समझाता है कि उसकी आर्मी में जो नया स्काउट शामिल हुआ है, इस बारे में वो जियो और मोल्टर से सलाह लेना चाहता है कि उन्हें इसे कैसे हैंडल करना चाहिए। फिर आटो पूछती है कि तुम उस गाँव की बात कर रहे हो जो जंगल के बाहर है। तो टकोडो हाँ करता है और बताता है कि हमें उनके साथ अच्छा रिलेशन रखना होगा, वरना वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आटो उसे इतनी टेंशन लेने से मना करती है, लेकिन तभी टकोडो को एहसास होता है कि कुछ लोग हथियार के साथ यहाँ आ रहे हैं। तो वो आटो से इन सोल्जर को हैंडल करने के लिए कहता है। वो ये भी कहता है कि पहले कोशिश करना कि बातचीत से मामला सुलझ जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वो उन्हें मार भी सकती है। वही सोल्जर जंगल के अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी आटो जंगल से बाहर आती है और उसने खुद को पूरी तरह से कवर किया होता है। उसे देखकर वेल्डिस और लूनियस दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर वेल्डिस आटो से पूछता है कि वो है कौन। तो वो झूठ बोलते हुए कहती है कि वो एक डार्क एल्फ है जो अपने लोगों के साथ इन जंगलों में रहती है। जो सुनकर लूनियस भड़क जाता है, लेकिन वेल्डिस उसे रोक देता है और आटो से कहता है कि वो लोग सिर्फ इस जंगल की जांच करने आए हैं, तो क्या वो उन्हें अंदर जाने देगी। लेकिन आटो ने उसके लिए मना कर देती है, जिससे लूनियस फिर से गुस्से में आ जाता है। उसे बुरा लगता है कि एक लो लेवल डार्क एल्फ उसे कैसे रोक सकती है। फिर वेल्डियस उसे चुप कराता है और आटो को किसी तरह मनाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि हमें सैंड से वार्निंग मिली है कि इस जंगल में कुछ बड़ा होने वाला है, और ये सुनते ही लोनियस पूरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि अभी अभी उसने उनकी सीक्रेट लीक कर दी थी जो उनके नियमों के खिलाफ था। वो गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन वेल्डियस उसे फिर से चुप रहने को कहता है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी आटो उन्हें जंगल में जाने से मना कर देती है और वेल्डियस अकेली औरत को इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हुए देखकर समझ जाता है कि यहाँ उन्हें खतरा है, इसलिए वो अपने सैनिकों को
वापस लौटने का ऑर्डर देता है, लेकिन लोनियस अपनी बेवकूफी दिखाता है और वेल्डिस पर मिशन छोड़कर भागने का आरोप लगाता है। इसके बाद वो मशीनरीज को ऑर्डर देता है कि वो जंगल के अंदर जाएंगे और अपनी जांच पूरी करेंगे। मजबूरी में बाकी सभी को भी उसका ऑर्डर मानना पड़ता है। फिर लोनियस आदेश देता है कि आटो को तुरंत पकड़ लिया जाए, लेकिन वेल्डिस उन्हें लगातार चेतावनी देता रहता है कि ऐसा मत करो। फिर भी वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आटो भी देखती है कि सिर्फ बातों से अभी ये मामला नहीं सुलझने वाला। अगले ही पल लोनियस खुद को जमीन पर खून से लथपथ पाता है और काफी सारे लोग मारे जा चुके थे और ये सब सिर्फ लोनियस की बेवकूफी का नतीजा था। फिर वेल्डिस जोर से चिल्लाता है कि कोई तुरंत जाकर ये खबर किंगडम तक पहुंचाओ, लेकिन उनके सारे मैसेंजर पहले ही आटो के अटैक से मारे जा चुके थे और अब उनके पास लड़ाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो सभी मशीनरीज एक साथ अपनी एरोस छोड़ते हैं, लेकिन आटो उन्हें आसानी से ब्लॉक कर देती है और साफ साफ कहती है कि ये सब लोनियस की गलती है, उसे शांति से यहाँ से चला जाना चाहिए था। और लोनियस को आखिरकार एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो आटो को विच समझ रहा होता है। वेल्डिस को भी कुछ ऐसा ही शक था, जो कि अब यकीन में बदल गया था, इसलिए वो लड़ाई को टालना चाहता था, क्योंकि मशीनरीज जैसे नॉर्मल सैनिक तो उनके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं थे। फिर वेल्डिस उन्हें तुरंत पीछे हटने का आदेश देता है और कहता है कि वो और लोनियस ही इसका सामना करेंगे। फिर वो पूरी ताकत से आटो पर अटैक करते हैं, तो आटो उन्हें कमजोर कहकर मजाक उड़ाती है, लेकिन वेल्डिस और लोनियस दोनों मिलकर उसके 2 टेंटिकल्स काट देते हैं, जो देखकर वो हैरान रह जाती है। वेल्डिस कहता है कि अगर वो आटो के सारे टेंटिकल्स काट देंगे तो वो हार जाएगी और आटो उनके अटैक से बचने के लिए तुरंत 2 मशीनरीज को हॉस्टेज बना लेती है। लेकिन वेल्डिस कहता है कि हमें अपनी किंगडम को बचाने के लिए कुछ लोगों का बलिदान तो देना ही होगा, तो लोनियस भी उसकी बात से अग्री करता है। फिर दोनों पूरी ताकत से अटैक करते हैं और एक ही अटैक में हॉस्टेज के साथ साथ आटो की आखिरी 2 टेंटिकल्स भी काट डालते हैं। आटो को उम्मीद नहीं था कि वो अपने ही साथियों को इतनी आसानी से कुर्बान कर देगा और एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि अब आटो वाकई मुश्किल में है, लेकिन ये सब तो उसके गेम का हिस्सा था। अगले ही पल जमीन फट जाती है और उसमें से कई नए टेंटिकल्स निकल के आते हैं, जो वेल्डिस के अंदर घुसकर उसे मार देते हैं, जो देखकर लोनियस दंग रह जाता है। तो आटो मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं अनगिनत टेंटिकल्स समन कर सकती हूँ और वो तो बस अब तक उनके साथ खेल रही थी। ये सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं, उन्हें पता था कि आटो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो लूनियस तुरंत ही सबको अलग अलग दिशा में भागने के लिए कहता है, तो सब वैसा ही करते हैं। आटो उन्हें भागता हुआ देखती है, लेकिन उनका पीछा नहीं करती। फिर लूनियस अपनी होली स्वॉर्ड उठाता है और पूरी ताकत से आटो पर वार करता है और आटो भी उसी के जैसे पावर का यूज करके उसे रोकती है, जो देखकर लूनियस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चौंकते हुए कहता है कि तुम जैसी बुरी ताकत होली सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर सकती हो। तो आटो बताती है कि जब मैंने वेल्डिस को मारा तो मैंने उसके सारे टेक्निक कुछ सीख लिया और अब वो वेल्डिस जितनी ही स्किल्ड थी। वो उसी की तकनीकों का इस्तेमाल करके लूनियस पर हमला करती है और कहती है कि बेचारा वेल्डिस तुम्हारी वजह से मारा गया। फिर वो उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि क्या तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पत्नी और बेटी का क्या होगा। और उसकी बात सुनकर लूनियस तुरंत समझ जाता है कि आटो ने वेल्डिस की सारी यादें भी चुरा ली। फिर आटो कहती है कि जानना चाहते हो वेल्डिस के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। वो अपनी आखिरी सांस तक अपने साथियों को बचाने के बारे में ही सोच रहा था। वो एक अच्छा लीडर था, लेकिन फिर लूनियस कहता है कि भागे हुए मशीनरीज जाकर राज्य को रिपोर्ट कर देंगे। तो ये मिशन पूरी तरह फेल नहीं हुआ, लेकिन आटो उसे बताती है कि मेरे बाकी साथी अब तक तुम्हें खत्म भी कर चुके होंगे। ये सुनते ही लूनियस का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि अब वो अकेला रह गया है। तो आखिरी बार अपनी तलवार घुमाकर आटो पर अटैक करता है, लेकिन आटो उसे बुरी तरह से जकड़ लेती है। लेकिन मरने से पहले वो कहती है कि अगर तुमने वेल्डिस की बात मानी होती तो तुम खुशी खुशी अपनी फैमिली के पास होते, लेकिन तुमने अलग रास्ता चुना। तो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ साथ तुम्हारे सभी जानने वाले को भी भयंकर तरीके से मार दूंगी और उन्हें बताऊंगी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो लूनियस गिड़गिड़ाने लगता है कि उन्हें कुछ मत करना और तभी आटो उसकी जान ले लेती है। लूनियस की मौत के बाद जियो आटो के पास आता है और उसे बताता है कि उसने और उसकी टीम ने बाकी हुए सारे मशीनरीज को मार दिया है। तो आटो उसकी तारीफ करती है और सभी लाशों को निपटाने का काम दे देती है। फिर जाने से पहले जियो से पूछता है कि क्या तुम सच में उसकी फैमिली और उससे जुड़े लोगों को खत्म कर दोगी। इस पर आटो कहती है कि मैं बस उसे डराना चाहती थी। उसके बाद वो तुरंत टाकुडो के पास जाती है और बताती है कि वो लोग उसे विच समझ रहे थे, लेकिन उनके गेम में तो कोई विच थी ही नहीं, यानी कि ये दुनिया उनके गेम से अलग है। तो टाकुडो कहता है कि ज्यादातर गेम फीचर्स अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं, इसके अलावा उनकी स्किल और इम्प्रूव हुई है। फिर वेल्डिस मेमोरी से उन्हें क्विवोलिया सिटी के बारे में काफी जानकारी मिली होती है। अभी क्विवोलिया का पूरा फोकस उत्तरी इलाके में चल रही गड़बड़ियों पर है, मतलब फिलहाल उनका ध्यान मॉनरे पर नहीं जाएगा। हालांकि इन्वेस्टिगेशन टीम का गायब होने के कारण वो लोग जरूर कोई कदम उठाएंगे। अब इस समय टाकुडो से विच के कारण परेशान होता है।
आटो को भी वेल्डिस की मेमोरीज से उसके बारे में कुछ खास पता नहीं चला होता, लेकिन वो विच बहुत पावरफुल थी और उसका नाम अराकीनो होता है। फिर हमें अराकीनो को दिखाया जाता है जिसने अभी अभी एक और गांव को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है और वो अगले गांव पर हमला करने की तैयारी कर रही है, लेकिन जाने से पहले वो मरे हुए लोगों को अनडेड सर्वेंट के रूप में वापस जिंदा कर देती है। वहीं टकूडो को शक होता है कि शायद अराकीनो अभी उन्हीं की तरह किसी दूसरी दुनिया से आई है, तो आटो घबरा कर पूछती है कि क्या हमें उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर टकूडो तुरंत मना कर देता है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो उससे मिलना खतरनाक हो सकता है। ये घटना साफ कर देती है कि मानरा को तुरंत एक मजबूत डिफेंस लाइन की जरूरत है। टकूडो अब जल्दी से जल्दी एक नया हीरो समन करने का प्लान बनाता है और अब उसे आइजला की जगह पर किसी कॉम्बैक्ट ओरिएंटेड हीरो को चुनना पड़ेगा। साथ ही वो सोचता है कि कैसे पर इसकी ऐसी परिस्थितियों में वो छुपकर बैठ कर नहीं रह सकता, तो उन्हें दूसरे किंगडम के साथ दोस्ती करनी होगी और खवूलिया के सैनिकों को करने के बाद उनकी दोस्ती का करना मुमकिन है। तो वो दूसरे किंगडम को दोस्त बनाने का सोचते हैं, जिसके लिए टकूडो खुद जाने का डिसाइड करता है। वहीं ईस्ट सिटी में बाइबेरियंस का अटैक हो रहा था, तो सिटी के स्टाफ बियरर एक विशाल लाइटनिंग बोल्ट से उन सबको पल भर में खत्म कर देती है, तो सारे लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। वहीं मानरा से आटो टकूडो से माफी मांगती है क्योंकि उसने बहुत लोगों को मार दिया था, लेकिन टकूडो को उससे कोई परेशानी नहीं थी। ये जानकर आटो सोचती है कि भले ही टकूडो बाहर से शांत और दयालु दिखता हो, लेकिन अंदर से वो एक ईवल है। कुछ समय बाद टकूडो का महल आखिरकार पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है, तो टकूडो उसे देखकर बहुत खुश होता है। तभी आटो को अचानक एहसास होता है कि टकूडो यहाँ का राजा है, फिर भी उसके पास पर्सनल नौकर नहीं है। वो तो उससे पूछती है कि तुम्हें किस तरह के नौकर चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगी। तो टकूडो कहता है कि मुझे कोई भी चलेगा, बस मेरे लिए उससे बात करना आसान होना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं किसी से भी ठीक से बात नहीं कर पाया हूँ। इस पर आटो कहती है कि वो इसलिए क्योंकि उन्हें तुम एक काले साई की तरह दिखते हो। फिर आटो तुरंत जियो, मोल्टर और एमिली को बुलाती है और आदेश देती है कि गाँव की सारी खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा करो, क्योंकि टकूडो उन्हें चाहता है। जो सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं कि अभी अभी उन्होंने क्या सुना। फिर मोल्टर हिम्मत करके पूछता है कि तुम उसके साथ क्या करने वाले हो। इस पर आटो कहती है क्योंकि टकूडो को खूबसूरत लड़कियां पसंद है। ये सुनकर टकूडो का दिमाग घूम जाता है। वो तुरंत आटो को रोकता है और फिर सबको असल बात समझाता है कि असल में वो अपने लिए एक सर्वेंट ढूंढना चाहता है। ये सुनकर सभी चैन के सांस लेते हैं, लेकिन जैसे ही लड़कियों को वहाँ लाया जाता है, वो टकूडो को देखते ही डर कर रोने लगती हैं। तो आटो मोल्टर से पूछती है कि क्या उसके पास ऐसे लोग हैं जो किंग को देखकर ना डरे। तो जियो अचानक जुड़वा बच्चों के बारे में बताता है जिनका पास्ट बहुत डरावना रहा है। फिर कुछ देर बाद जुड़वा बहनें पैलेस में आती हैं और अपना नाम कोरिया और मारिया बताती हैं। कोरिया उनसे बहुत सम्मान से बात कर रही होती है, जबकि मारिया टकूडो से ऐसी बात करती है जैसे वो उसका पुराना दोस्त हो। फिर आटो कोरिया से पूछती है कि उसके शरीर पे ये सारे निशान कैसे आए, तो वो बताती है कि एक बीमारी की वजह से हुए थे। फिर आटो पूछती है कि मारिया के साथ क्या हुआ था, तो मारिया बिना हिचकिचाए बोलती है कि मैंने अपनी माँ को खा लिया था। ये सुनकर सब सुन रह जाते हैं। ये बात आटो की उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक थी। इस पर मोल्टर भी शर्मिंदा था। फिर वो सच बताता है कि जब वो लोग अपने गांव से भागे थे, उस वक्त भुखमरी इतनी भयानक थी कि उनकी माँ ने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। टकूडो ये सुनकर समझ जाता है कि शायद इसी वजह से मारिया की सोच पूरी तरह टूट चुकी है। हालांकि एक बात अच्छी ये भी है कि मारिया को टकूडो से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, लेकिन आटू अब भी सोच रही होती है कि क्या ये टकूडो के लिए ठीक रहेगी या नहीं। तभी मारिया टकूडो के पास जाकर कहती है कि उसे सफेद नजर आ रहा है। ये सुनकर टकूडो हैरान रह जाता है क्योंकि सभी को वो काला दिखता है। फिर टकूडो से समझाता है कि क्या वो उसकी अटेंडेंट बनना चाहेगी और उसकी देखभाल करेगी, तो मारिया उसके लिए हाँ कर देती है और आटू हैरान रह जाती है क्योंकि टकूडो मारिया से बहुत ही आराम से बात कर पा रहा था। फिर टकूडो कोरिया से भी उसकी अटेंडेंट बनने के लिए पूछता क्योंकि वो पूरे टाइम बहुत शांत थी, तो वो भी हाँ कर देती है। टकूडो ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और वो दोनों बहनों को टकूडो की देखभाल की जिम्मेदारी दे दी जाती है। लेकिन मोल्टर इस बात से थोड़ा परेशान होता है कि सब कुछ चले जाने के बाद टकूडो से कहता है कि उनकी माँ की मौत के बाद से इन दोनों का दिल पत्थर का हो गया और वो लोग उसके लिए बहुत मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। फिर मारिया और कोरिया कुछ टाइम बाद ही अपना काम शुरू कर देती हैं और पहले ही दिन मारिया टकूडो के लिए पानी लाती है, लेकिन गलती से वो सारा पानी टकूडो पर गिरा देती है। तो कोरिया तुरंत माफी मांगते हुए टकूडो के ऊपर से पानी पोंछने लगती है। इसी दौरान आटो कमरे में आती है और ये सब देखकर निराश हो जाती है। वो मारिया को डांटना चाहती थी, लेकिन टकूडो उसे रोक देता है। फिर आटो टकूडो को याद दिलाती है कि उसकी एक मीटिंग है और बताती है कि अटेंडेंट होने के नाते मारिया और कोरिया को भी उसके साथ चलना होगा। फिर थोड़ी ही देर में मीटिंग शुरू हो जाती है और सबसे पहले एमिल रिपोर्ट देते हुए बताती है कि पैलेस पूरी तरह से बन चुका है और अब कई लोग खाली हैं, तो उसे तुरंत ही एक क्लिनिक बनाने का ऑर्डर दे दिया
जाता है। इसके बाद आटू रिसोर्स कलेक्शन के बारे में पूछती है तो एमिल रिपोर्ट करती है कि फूड और बाकी चीजों का कलेक्शन फिलहाल अच्छी तरह से चल रहा है और इसमें टकोडो ने भी हेल्प की होती है, लेकिन इसमें उसका बहुत माना खर्च हुआ था, इसलिए उन्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा और ऐसी रिसर्च करनी होगी जिससे टकोडो की माना प्रोडक्शन को बढ़ा सके। फिर मैजिक रिसर्च के बारे में पूछा जाता है तो मोल्टर बताता है कि उसने मिलिट्री मैजिक तैयार कर लिया है, लेकिन फिलहाल वो अकेले ही उसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे भरोसा है कि थोड़ी ट्रेनिंग के बाद बाकी लोग भी इसे सीख जाएंगे। मोल्टर भी हाँ कहता है कि पैलेस से निकलने वाले रोइन माना का इस्तेमाल करके बहुत पावरफुल मैजिक भी कास्ट किया जा सकता है, लेकिन टकोडो इसके लिए मना कर देता है क्योंकि इससे वॉर शुरू हो सकती है। तो अभी के लिए आटू मोल्टर को आदेश देती है कि वो मैजिक स्किल ट्री के 6 एलिमेंट पर रिसर्च करे। आखिर में आटू जियो से आर्मी की रिपोर्ट मांगती है तो जियो बताता है कि फिलहाल उनकी आर्मी के पास सिर्फ 5 स्काउट बैग्स है जो जंगल को चेक कर रहे हैं, लेकिन जंगल के बाहर के इलाकों में स्काउट भेजना बहुत रिस्की है क्योंकि उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। तो आटू जियो को आदेश देती है कि अब सभी स्काउट को जंगल की सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए भेज दिया जाए। इस पर जियो थोड़ा हिचकिचाता क्योंकि उसे उनकी आर्मी की ताकत को लेकर चिंता हो रही थी, लेकिन आटू उसे भरोसा दिलाती है कि अगर कोई खतरा आया भी तो वो अकेली उसे संभाल लेगी। और इसके अलावा टकोडो ने पहले ही एक नया हीरो समन करने का फैसला कर लिया है और टकोडो सबको बताता है कि उसने आखिरकार आइजला को ही समन करने का फैसला किया है। वो पूछता है कि क्या इसके लिए जरूरी सभी रिसोर्सेज इकट्ठा हो चुके हैं, तो मोल्टर जवाब देता है कि वैसे तो सब अरेंज कर लिया गया है, लेकिन वो पर्याप्त माना जुगाड़ नहीं कर पाए हैं। फिर काफी बहस और समझौते के बाद आखिरकार आज की मीटिंग खत्म होती है और टकोडो अपने थ्रोन रूम में लौटने लगता है तो चलते समय अचानक मारिया उससे टकरा जाती है जिससे सारे मीटिंग डॉक्यूमेंट्स जमीन पर बिखर जाते हैं। तो कुरिया उसकी तरफ से माफी मांगती है और कागज उठाने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में वो गलती से एक पेपर फट जाता है तो दोनों घबरा कर ऊपर देखते हैं। उन्हें लगता है कि टकोडो बहुत गुस्सा होगा, लेकिन टकोडो उन पर जरा भी गुस्सा नहीं होता। तो मारिया उसके पास आती है और पूछती है कि क्या आप एक बुरे इंसान हैं? अब अलाइनमेंट के अनुसार तो वो एक बुरा इंसान ही था। फिर आगे मारिया पूछती है कि अगर आप बुरे इंसान हैं तो इतनी गलती के बाद भी आप हमें बार बार क्यों माफ कर देते हैं? तो टकोडो उनसे एक सवाल पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से अच्छे और बुरे इंसान में क्या फर्क है? तो मारिया कहती है कि अच्छा इंसान सिर्फ अच्छे काम करता है और बुरा इंसान सिर्फ बुरे काम करता है। इस पर टकोडो कहता है कि बस आधा ही सच है, अच्छा इंसान हमेशा सही काम करता है लेकिन बुरा इंसान हमेशा बुरा ही काम करे, ये जरूरी नहीं है। वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, जो मन में आता है वो करता है। इसके अलावा टकोडो समझ गया था कि मारिया और कुरिया जानबूझकर गलतियां कर रही थी। असल में वो दोनों चाहती थी कि टकोडो गुस्से में आकर उन्हें मार डाले। तो टकोडो ने समझाता है कि उस घटना के बाद खुद को माफ करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी जान इसलिए कुर्बान की थी ताकि तुम दोनों जिंदा रह सको, इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए ताकि तुम्हारी माँ का बलिदान बेकार ना जाए। और टकोडो की ये बात सुनकर मारिया और कुरिया फूट फूट कर रो पड़ती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। फिर कुछ घंटे बाद आटो कमरे में आती है और देखती है कि मारिया और कुरिया टकोडो के पास सो गई हैं, तो उसे उनसे जलन महसूस होती है। फिर आटो टकोडो को बताती है कि पास के शहर का नाम डॉन्ट्रेन है और इस शहर में कई अलग अलग नस्लों के लोग रहते हैं। तो टकोडो को ये बात परेशान करने लगती है कि इतना अजीब शहर बनाया ही क्यों गया है। इस पर आटो समझाते कि ड्राटेन की लोकेशन की वजह से ड्राटेन वेन माइन है, ये खानदान बहुत कीमती है क्योंकि ये माना पैदा करती है, इसलिए आगे वो कुछ सुझाव दी थी कि इस जगह को जितनी जल्दी हो सके अपने कब्जे में लेना चाहिए। और अभी वहाँ बाइबेरियंस ने हमला भी किया है और वहाँ की हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। तो डॉन्ट्रेन की स्थिति देखकर टकोडो अंदाजा लगाता है कि वहाँ से कुछ लोग भागकर आसपास के इलाकों में छुपे होंगे। वो सोचता है कि अगर इन लोगों को मानरा में रख लिया जाएगा तो इससे मानरा की पॉपुलेशन बढ़ेगी और डॉन्ट्रेन के साथ एक अच्छा रिश्ता भी बन जाएगा जिससे वो उस माइन को भी आसानी से हथिया पाएंगे। फिर वो आटो को तुरंत डॉन्ट्रेन में कुछ लोगों को भेजने के लिए कहता है। फिर जब वो वहाँ जा रहे होते हैं तो उनका सामना वेस्टकिंस के एक ग्रुप से होता है जो कि बुरी तरह से डरे हुए थे क्योंकि आटो की पूरी टीम काले साई की तरह लग रही थी और आटो की उन सबको खत्म करने के लिए तैयार थी क्योंकि वो किसी को भी अपने बारे में पता नहीं लगने दे सकते थे। लेकिन तभी पेपे नाम का एक बेवकूफ सास वेस्टकिन बहुत ही कैजुअल तरीके से आटो से बातचीत शुरू कर देता है जिससे आटो का गुस्सा अचानक शांत हो जाता है और वो उन्हें नहीं मारने का डिसाइड करती। उसके बाद आटो को पता चलता है कि ट्यूनो कोकोली और उसकी टीम वास्तव में डाइटेन से भाग कर आए हैं और ये टकोडो के लिए बहुत ही लकी साबित होता है क्योंकि इससे अब आटो को डांटेन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो उन सबको किंग से मिलाने का ऑफर देती है। तो कोपोली थोड़ा डरी हुई होती है और जब वो टकोडो से सामने मिलती है तो डर के मारे उसकी रूह ही कांप उठती है। वहीं आटो से मिलने से पहले टोनो कोपोली के ग्रुप का सामना विशाल का एक जाइंट से होता है। तो पेपो जो स्टाफ बीरियर्स था वो अपने मैजिक से उस जाइंट को नीचे गिरा देता है और उसे मारने की बजाय वो उसके ऊपर चढ़कर खुद पर गर्व करने लगता है और उसे बेवकूफी की वजह से जाइंट को फिर से खड़ा हो जाता है। गुस्से में पेपे
पेपे फिर अटैक करने वाला होता है, तभी टोनोकोपोली तुरंत आगे बढ़ती है और वो अपनी मैजिक से जायंट को बांध देती है। इसके बाद टोनोकोपोली गुस्से में पेपे के सिर पर मारती है और उसे डांटते हुए कहती है कि एक मदर स्टाफ बैरियर होने के नाते पूरे कबीले का भाग्य उसके फैसलों पर टिका है। लेकिन फिर भी पेपे इस चीज को सीरियसली नहीं लेता है और अगर डांटरिन पर जायंट्स के ऐसे हमले जारी रहे तो जल्दी ही पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। और उन्हें इस हमले के पीछे का कारण भी नहीं पता था, लेकिन उसने कर्स्ड लैंड के बारे में सुना था, इसलिए वो वहां जाकर तहकीकात करने का सोचती है। लेकिन अब वो अपने फैसलों पर पछता रही थी। पेपे की एक गलत हरकत ने सबकी जान खतरे में डाल दी थी। वहीं पेपे बिना डरे टकोडो से पूछता है कि क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे, जो सुनकर टोनोकोपोली घबरा जाती है क्योंकि उसके लिए उसे सीधा फांसी की सजा मिल सकती थी। इसलिए वो जल्दी से टकोडो से माफी मांगती है, लेकिन टकोडो कहता है कि वो पेपे से दोस्ती करना चाहेगा, जो सुनकर टोनोकोपोली हैरान रह जाती है। उसके बाद उनके ग्रुप के वास्तव में एक भाग्य भोज तैयार किया जाता है और टोनोकोपोली जैसे ही एप्पल जूस का एक घूंट पीता है वो उसे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। पेपे को भी जूस इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो तुरंत मारिया से रिफिल करने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो जियो के पास जाता है और उसके मसल्स की तारीफ करने लगता है। उसके बाद वो मोल्टर को अपना मैजिक दिखाने लगता है और इन सब के लिए उसे भी कोई रोकता नहीं। टकोडो उसे देखकर काफी इंप्रेस होता है कि पेपे किसी से भी आराम से बात कर लेता। वो खुश था कि उसकी पेपे से दोस्ती हो गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि दोस्त आपस में क्या करते हैं। और जब पेपे को टोनोकोपोली डांट रही होती है तो टकोडो अचानक उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगे। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, तो टकोडो थोड़ा अजीब लगने लगता है, लेकिन फिर भी पेपे खुशी खुशी मान जाता है और फिर दोनों साथ बैठकर गेम खेलना शुरू करते हैं। दोनों काफी देर तक अलग अलग गेम खेलते रहते हैं। इसमें कई सारे गेम्स टकोडो में खुद ने बनाए थे। तो पेपे सुझाव देता है कि टकोडो को इन्हें डांटरेन में बेचना चाहिए, लेकिन टोनोकोपोली उसे तुरंत रोक देती है क्योंकि ऐसे फैसले लेना पेपे के काम का नहीं था। लेकिन टकोडो पेपे की इस बात से खुश होता है क्योंकि वैसे भी वो डांटरेन के साथ ट्रेड करना चाहता था। फिर खाने के बाद आटू टोनोकोपोली से पूछता है कि तुम लोग असल में यहाँ क्यों आए हो। इस पर टोनोकोपोली जवाब देती है कि उसके देश में लगातार हमले हो रहे हैं, तो इस हमले का कारण जानने के लिए ये लोग तहकीकात कर रहे थे। इस पर टकोडो पूछता है कि क्या डांटरेन इन बार्बेरियन से नहीं लड़ सकता। ये सवाल सुनकर टोनोकोपोली घबरा जाती है क्योंकि अगर टकोडो को असली सच्चाई पता चली तो वो डांटरेन पर हमला करके उसे कब्जा भी कर सकता है। इसलिए वो झूठ बोलती है कि डांटरेन अभी भी उन्हें हरा सकती है और वो बस उनके बारे में पता लगाना चाहते हैं। लेकिन तभी पेपे अपनी बड़ी जुबान खोल देता है और कहता है कि उनके हमले से डांटरेन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ टोनोकोपोली का टेंशन बढ़ने लगता है। तो आटू और टकोडो से बताते हैं कि किसी और राष्ट्र का कब्जा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो बार्बेरियंस के हमले को भी अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि उनका अलग शिकार मानड्रैक हो सकता है। तो टोनोकोपोली हैरान होकर पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि आप हमारी मदद करेंगे। तो टकोडो बिना हिचकिचाहट कहता है कि मैं अपने फ्रेंड की मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर टोनोकोपोली बेहद खुश हो जाती है, लेकिन फिर पूछती है कि इसके बदले में आपको क्या चाहिए। तो आटू कह देती है कि हमें डांटरेन वैन चाहिए, जिससे टोनोकोपोली का चेहरा उतर जाता है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं भी था। फिर आटू कहती है कि तुम भी उसका यूज कर सकते हो, लेकिन उसका माना एलिमेंट कन्वर्जन का चुनाव सिर्फ हम करेंगे। ये सुनकर टोनोकोपोली हैरान रह जाती है क्योंकि डांटरेन को इसके लिए भी 10 साल और लगते हैं, लेकिन मानड्रा अभी से ही काफी एडवांस है। आगे वो कहती है कि नियमों के हिसाब से अंतिम फैसला पेपे करेगा क्योंकि आगे जाकर वो साम्राज्य का शासक बनेगा। और फिर पेपे से उसकी राय पूछी जाती है तो पेपे हाँ कर देता है। थोड़ी देर बाद आटू एक मीटिंग बुलाती है ताकि डांटरेन के साथ हुए समझौते की टर्म्स एंड कंडीशन तय की जा सके। फिर मानड्रा तय करता है कि वो डांटरेन को खाने का सामान भेजेगा और बदले में वो उन्हें मेटल देंगे और इस तरह से उनकी डील हो जाती है। मोल्टर इस डील से बहुत खुश होता है और कहता है कि ये सब पेपे के कारण ही हो पाया है। टकोडो अब सोचने लगता है कि क्या पेपे सच में मूर्ख या उसने ये सब जानबूझकर प्लान किया था। वही मारिया और कुरिया थोड़े कंफ्यूज होते हैं। वो पूछते हैं कि डांटरेन असल में किस तरह का देश है क्योंकि उन्हें किसी किंगडम से दोस्ती करने के लिए उसके बारे में जानना जरूरी है। तो टकोडो सोचता है कि जब वो गेम खेलता था तो उसे रिलेशन बढ़ाने के लिए बस एक बटन क्लिक करना होता था, लेकिन असल दुनिया में ये उतना आसान नहीं था। फिर आटू कहती है कि सबसे पहले डांटरेन की राजधानी क्रेस्टन मून की जांच करेंगे, लेकिन टकोडो कहता है कि सबसे पहले उन्हें डांटरेन को जायंट से बचाना है। तो मोल्टर उन्हें याद दिलाती है कि किसी दूसरे देश में ऐसे ही अचानक नहीं जाया जा सकता, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो फिर मारिया और कुरिया हाथ उठाकर कहती है कि क्या हम वहाँ खेलने के बहाने जा सकते हैं। तो सबको ये प्लान थोड़ी बचकानी लगती है, लेकिन काफी काम की भी लगती है। फिर सवाल आता है कि वहाँ जाएगा कौन, क्योंकि मोल्टर, जियो और एमिल हाई रैंक होने के कारण नहीं जा सकते थे और टकोडो मारिया और कुरिया को खतरे में नहीं डालना चाहता था और टकोडो के लिए आटू बहुत जरूरी थी, तो वो नहीं जा सकती थी। तभी मारिया और कुरिया टकोडो के पास जाकर कहती है कि आपने हमें आजादी दी थी अपने फैसले खुद लेने की और हम वहाँ जाना चाहते हैं, चाहे इसमें कोई भी खतरा हो। और इस तरह से टकोडो ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है, लेकिन आटू को ये देखकर जलन होती है कि वो कैसे उनकी सारी बात मान रहा है। फिर वापस लौटने के बाद आटू काफी गुस्से में होती है और टकोडो समझ नहीं पाता कि उसे कैसे मनाए। वो मारिया से मदद मांगता है तो वो कहती है कि बस उसे अपने दिल की बात कह दो। तो टकोडो हिम्मत
जुटाता है और आटू से कहता है कि मुझे माफ करना, तुम्हारी जगह कोई ले नहीं सकता और मैं बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। और ये सुनकर आटू खुश हो जाती है और उसके दिमाग में तो टकुडो के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ के सपने घूमने लगते हैं। थोड़ी देर बाद टकुडो मारिया, कुरिया और आटू को नए बने क्लिनिक में ले जाता है और जुड़वा बहनों से कहता है कि मैंने मिशन पर तुम्हारे साथ कुछ ब्लैक डॉक्टर्स को बॉडीगार्ड की तरह भेजने वाला हूँ। फिर वो सबको उनसे मिलवाता है। वो लोग हीलिंग मैजिक के साथ साथ फाइट भी कर सकते थे और वो डॉक्टर भी मिशन के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। फिर टकुडो उन्हें अचीरो, जियो और सुबोरो नाम देता है तो तीनों नए नाम पाकर बहुत खुश हो जाते हैं, जो देखकर टकुडो और आटू कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इन्हें बॉडीगार्ड्स बनाना सही होगा। और कुरिया को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, लेकिन मारियो को वो अच्छे लगते हैं। वही डांटेक में मेरेंटिक जो एक एल्फ है, वो अपने काम से पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो अपने जॉब भी छोड़ना नहीं चाहती थी, पर काम करना होगा। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता तो वो चिल्लाकर उसे भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो समझता है कि क्या बात है। तो उसकी असिस्टेंट बताती है कि कुछ लोग उससे मिलने आए हैं। तो एंटिक तुरंत बोलती है कि उन्हें वापस भेज दो, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। लेकिन उसकी बात असिस्टेंट बताती है कि वो लोग मानरा से आए हैं और ये सुनते ही वो तुरंत समझ जाती है कि बहुत जरूरी मामला है। फिर मीटिंग रूम में पहुंचकर एंटिक अपना परिचय देती है कि मैं डेंटन की मेयर एंटिक हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन डॉक्टर पर पड़ती है तो उसे वो कुछ सस्पिशियस लगते हैं और वो सोचती है कि टोनो कपोली ने कि इन्हें अपना दोस्त बना लिया है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो सोचती है कि अगर मैंने इन्हें नाराज किया तो मानरा और डेंटन के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। फिर वो पूछती है कि क्या आप दोनों यहाँ किसी काम से आई हैं? तो कोरिया थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है क्या कहना है। उसी समय जीरो आगे बढ़कर बोलता है कि हम यहाँ पर पेपे के इन्वेंशन पर गेम खेलने के लिए और नई चीजें सीखने के लिए आए हैं। ये सुनते ही एंटी चैन की सांस लेती है। फिर भी वो जानती थी कि उसे बहुत सावधान रहना होगा ताकि किसी तरह का इंटरनेशनल एक्सीडेंट ना हो। फिर वो उन्हें शहर घुमाने का ऑफर देती है और अगले ही पल सब लोग शहर घूमने निकल जाते हैं, जहाँ पूरा दिन एंटिक, मारिया और कुरिया को शहर के अलग अलग स्पॉट्स दिखाती है और तीनों बहुत मजे करते हैं। वही मानरा में टकुडो पेपर वर्क में बिजी था, फिर भी वो लगातार नजर रखा रहता है कि मारिया और कुरिया का मिशन कैसे चल रहा है। फिर शाम को एंटिक और बाकी लोग एक दूसरे को बाय बोलकर अपने प्लेस पर लौट जाते हैं। तो मारिया और कोरिया अपने कमरे में दिन भर के इवेंट्स का रिव्यू करना शुरू करती हैं। कैरिया मारिया से पूछती है कि उसे अब तक ये शहर कैसा लगा, तो वो बताते हैं कि यहाँ के लोग बहुत बेचैन लग रहे थे, जैसे कोई बड़ी मुसीबत उनके सर पर मंडरा रही हो। उनके पास खाना भी नहीं है। मारिया की ये बात सुनकर मेडिकस हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो उसे किसी से बात करते हुए देखा ही नहीं था। फिर भी वो इतनी सारी जानकारी कैसे ले आई? असल में मारिया लोगों के हाव भाव देखकर ही समझ जाती थी कि वो अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। तभी जीरो उसे एक छोटा सा बैग थमाता है जो कि मारिया ने उसे लाने के लिए कहा था। उसमें एक पौधा था। तो मारिया उन्हें बताती है कि ये पर्पल ग्रास का एक टुकड़ा है और ये इतना खतरनाक है कि लगभग सारे किंगडम में इसे पूरी तरह बैन किया गया है। ये एक ड्रग्स की तरह काम करता है और वो उसे तुरंत फेंक देती है। तो असली मुद्दा ये था कि वो चीज बैन होने के बाद भी यहाँ कैसे मिल रही है, मतलब कोई ना कोई चुपके से इसका सप्लाई कर रहा है। फिर सुबोरो गहरी सांस लेते हुए कहता है कि अगर शहर में ऐसी चीज है तो हमें और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ और क्या क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता। फिर अगले दिन वो लोग ड्रांटेन वैन देखने जाते हैं जहाँ चारों तरफ बेहद खूबसूरत चमकते हुए क्रिस्टल्स नजर आ रहे थे। तब एक आदमी उनकी तरफ आता है। उसका नाम वेस्टा होता है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि इस जगह पर पर्पल ग्रास बहुत ही अच्छी तरह से उगता है। तो कोरिया पूछती है कि उसका असली मकसद क्या है। इस पर वेस्टा बताता है कि उसने सुना है कि वो दोनों मानरा राष्ट्र की एमिसरीज हैं और जल्दी ये जमीन मानरा की होने वाली है, इसलिए वो उनसे एक डील करना चाहता था। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे साथ मिलकर पर्पल ग्रास उगाने का काम करें। इस पर कोरिया फिर पूछते है इससे मानरा को क्या फायदा होगा। तो वो बताता है कि पर्पल ग्रास की मार्केट में बहुत ऊंची कीमत मिलती है और अगर वो उसके साथ काम करेंगी तो उन्हें भी मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा और इसके अलावा की कुछ है। तो कोरिया तुरंत पूछती है कि उसका क्या मतलब है। तो वो वेस्टा धीरे से कहता है कि ये बातें यहाँ नहीं हो सकती और उन्हें दूसरी जगह बोलता है और उन्हें एक नक्शा दे देता है। कोरिया हल्का सा हिचकिचाती है लेकिन आखिरकार वो नक्शा ले लेती है। वेस्टा जाते जाते एक बेहद अजीब बात कहता है कि मुझे बुरे लोगों के साथ काम करना ज्यादा पसंद नहीं है और अभी का मेयर बहुत ही अजीब है क्योंकि वो ग्रास बेचने से मना करती, लेकिन नया हेयर जरूर मेरे साथ देगा। फिर कुछ दिन बाद मारिया और केरिया एंटिक से दोबारा मिलते हैं क्योंकि अब वो शहर छोड़ने वाली थी। तो वो लोग बातचीत करके एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। तभी कमरे का दरवाजा अचानक खुलता है और वेस्टा दो गुंडों के साथ अंदर आ जाता है। तो एंटिक गुस्से में चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, लेकिन वेस्टा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि मैं यहाँ अपना जवाब लेने आया हूँ, तुम दोनों मुझसे मिलने क्यों नहीं आए।
तो मारिया पूछती है कि क्या तुम पर्पल ग्रास वाली डील की बात कर रही हो, और ये सुनते ही एंटिक का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वो तुरंत सोचने लगती है कि अगर वेस्टा ने किसी तरह मानरा को अपने साथ मिला लिया तो ये शहर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तो मारिया भी एंटिक का डर समझ जाती है और उसे चिंता करने से मना करती है। फिर वो वेस्टा से कहती है कि तुम्हें अभी तक समझ जाना चाहिए था कि हमें तुम्हारे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर कुरिया एंटिक से पूछती है कि क्या हम इससे निपट सकते हैं, क्योंकि बिना अनुमति कुछ करने पर ये एक इंटरनेशनल इंसिडेंट बन सकता है। तो एंटिक कहती है कि तुम्हें इसके साथ जो करना है कर सकती हो, इस शहर के लोगों के लिए बहुत समय से मुसीबत बना हुआ है। और ये सुनते ही मारिया और कुरिया तीनों मेडिकल्स को उससे निपटने का ऑर्डर दे देती है। लेकिन वेस्टा इससे बिल्कुल भी डरता नहीं, क्योंकि उसके हाथ में एक सायरन था जिसके अंदर पर्पल फ्लावर ड्रग भरा हुआ था, और कोई भी इंसान बस एक डोज से ही पूरी तरह से ड्रग एडिक्ट में बदल सकता था। फिर मारिया गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहती है कि अगर तुमने हमें छूने की भी कोशिश की तो तुम सीधा मानरा किंगडम को अपना दुश्मन बना लोगे। लेकिन वेस्टा कहता है कि वो मारिया और कुरिया को अपना स्लेव बनाकर टकोडो को ब्लैकमेल करेगा। फिर वो अपने गुंडों को उन्हें पकड़ने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन अगली पल उनकी तलवार वेस्टा के सामने दीवार में आकर लगती है और डर से उसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं टकोरो आटू से बात करते हुए कहता है कि सच में वो मेडिकल ट्विंस में मिशन में बहुत मदद कर रहे हैं। तभी एमिल पूछती है कि तुम मारिया और कुरिया के साथ वॉरियर्स की टीम के बजाय मेडिकल्स को क्यों भेजा। इस पर आटू से बताते हैं कि असल में वो तीनों ह्यूमन और डैम ह्यूमंस को बहुत पसंद करते हैं। फिर जहाँ एक तरफ वो हीलिंग मैजिक एक्सपर्टीज है, वहीं दूसरी तरफ जब वो अपना असली रूप दिखाते हैं तो सामने वाले के लिए बुरा सपना बन जाते हैं। सीन फिर से डांट्रेन में शिफ्ट होता है, जहां मेडिकस ने वेस्ट के दोनों गुंडों को टुकड़ों में काट दिया था। वो उनके स्किन्स को अपने हाथों में पकड़कर बहुत ही डरावनी स्माइल दे रहे थे। ये सब देखकर एंटिक डर के मारे जमीन पर बैठ के आती है। तो मारिया एंटिक के पास जाती है और उसे थोड़ा कंफर्ट करने की कोशिश करती है। वहीं वेस्टा घुटनों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगता है, लेकिन कुरिया कहते हैं कि तुम्हारी ड्रग्स बेचने के धंधे में दखल नहीं देती, क्योंकि वो मेरी समस्या नहीं है। लेकिन तुमने मुझे और मेरी बहन को धमकी दी और हमारी महान किंग टकूडो का अपमान किया, तो अब तुम्हें मरना ही होगा। इसके साथ ही वो मेडिकस को उसे खत्म करने का ऑर्डर देती है। और कुछ ही मिनटों बाद तीनों मेडिकस वेस्टा की स्किन पहनकर मजे से घूम रहे थे, और ये सब देखकर एंटिक तो सलवे में होती है। तभी कुरिया उससे कहती है कि माफ करना, तुम्हारे ऑफिस को इस तरह गंदा कर दिया, क्या हमें क्लीनिंग बिल का खर्चा देना होगा। इस पर एंटिक घबराहट में इससे हिलाकर कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ग्रुप जैसे ही मानरा वापस लौटता है तो उन्हें तुरंत मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है। वहाँ आटो गुस्से में टकोडो से पूछती है कि तुमने उन्हें इतना खतरनाक काम करने से रोका क्यों नहीं, तुम तो ये सब लाइव देख रहे थे। तो टकोडो जवाब देता है कि मैं उन्हें बीच में दखल देना नहीं चाहता था। तो आटो जोर से मेज पर हाथ मारते हुए चिल्लाती है कि मैंने इन्हें वायलेंस करने से मना किया था, लेकिन इन लोगों ने तो हद ही कर दी। मारने का तो ठीक है, लेकिन उसका स्किन उतारना, और वो भी एक एंटी के सामने। उसकी आवाज से पूरा कमरा खामोश हो जाता है और आटो उन्हें आदेश देती है कि तुम सब एक लंबे ऐसे लिखोगे कि अगली बार से ये हरकत नहीं होगी। फिर कुछ घंटे बाद सब लोग मीटिंग रूम में इकट्ठा होते हैं, जहाँ डेंट्रन की सिचुएशन पर चर्चा शुरू होती है, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। वहाँ बुकमरी और क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, साथ ही उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। वहाँ जॉइंट्स ने पूरी तरह से तबाही मचा रखी है और हर गुजरते दिन के साथ उनके हमले की संख्या बढ़ती रही। इसी वजह से शहर डिफेंस धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहा। फिर मोल्टर कहता है कि वहाँ के लोग लगातार लड़ाई से थक गए हैं, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस अब कम हो रही है, और अगर कुछ नहीं किया तो जल्दी डॉन्ट्रेन पूरी तरह तबाह हो जाएगा। तो गिया तुरंत सुझाव देता है कि हमें बड़ी संख्या में फोर्स भेजनी चाहिए ताकि शहर की डिफेंस को मजबूत किया जा सके। इस पर एमिल कहती है कि ऐसे करने से हमारी फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सीधा असर पड़ेगा और वहाँ स्टाफ की भारी कमी हो जाएगी। तभी आटू बोलती है कि मैं खुद इस मिशन में जाऊंगी, तो हमें इतने ज्यादा सोल्जर्स भेजने की जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अब आटू के कारण ये मिशन अब एक हाई स्टेक्स बैटल में बदल चुका है। लेकिन फिर जब वो आटो के स्किल के बारे में सोचते हैं तो ये फैसला उन्हें सही लगता है और मोल्टर आटो की एब्सेंस में उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एमिल थोड़ी टेंशन में होती है, क्योंकि मानरा की सुरक्षा आटो और टकूडो के हाथों में नहीं थी, इसलिए अगर उन पर हमला होता है तो वो खुद को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन टकूडो ने पहले ही इसका हल सोच रखा था। वो सबको बताता है कि वो बहुत ही जल्द एक हीरो समन करने वाला है जिसका नाम आइसला होगा, और इस तरह से वो पूरा प्लान बना लेते हैं। लेकिन टकूडो थोड़ा हैरान था कि ये सब इतने अच्छे से हो गया, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में गेम खेलता था तो उसे हर चीज अकेले ही प्लान करनी पड़ती थी, लेकिन कई लोग उसकी मदद कर रहे थे। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद टकूडो हीरो को समन करने के लिए बाहर
बाहर जाता है और वहाँ सारी रिसोर्सेज का भी तैयार थी। इसी बीच मारिया और कोरिया उसे पूछते हैं कि आइसला किसकी इंसान होगी, लेकिन टकुडो को खुद नहीं पता था क्योंकि ये पहली बार इस दुनिया में हीरो को समन कर रहा था। फिर टकुडो समनिंग प्रोसेस शुरू करता है और हवा में एक चमकता हुआ ककून बन जाता है और थोड़ी देर में जैसे ही आइसला बाहर आती है तो टकुडो के सामने अपना सर झुका लेती है और अपना परिचय देती है कि वो सभी कीटों की रानी है और वो पहचान लेती है कि ये वही टकुडो है जो सालों तक उस गेम को खेलता था। तभी आटू बीच में आ जाती है और आइसला से पूछती है कि क्या वो सच में टकुडो की सेवा करने वाली है। तो आइसला उसे देखकर मुस्कुरा देती है, उसके सिर पर हल्के से हाथ फेराती है जिससे आटू शर्मा जाती है और गुस्से में कहती है कि बस इस सवाल का अब जवाब दो। तो आइसला कहती है कि वो टकुडो को जरूर सर्व करे। कुछ देर बाद टकुडो, आटू और आइसला पैलेस में होते हैं जहाँ टकुडो आइसला को सारी हालात समझाते थे कि उसे मानरा की रक्षा करनी है, जबकि आटू मिशन के लिए बाहर जाएगी। और यह आटू इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो पहली बार इतना टाइम के लिए टकुडो से दूर रहने वाली थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करने वाले थे। फिर अगली सुबह आटू कुछ सोल्जर्स के साथ डंट्रिन के लिए रवाना हो जाती है और मानरा की रक्षा की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से आइसला पर थी। फिर दोपहर हो जाती है लेकिन टकुडो अब भी अपने थ्रोन पर गहरी नींद से सो रहा था। तभी मारिया और कोरिया आती हैं और आइसला को बताते हैं कि टकुडो हमेशा दोपहर तक सोता है। और ये सुनकर आइसला टकुडो को उठाते हुए कहती है कि एक किंग को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सभी के लिए गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है, जिससे टकुडो थोड़ी शर्मिंदा महसूस करता है और प्रॉमिस करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा जल्दी उठने की। फिर आइसला को टकुडो से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक दिन के लिए मारिया और काइया को उसके साथ भेजे ताकि वो लोग उसे इस जगह के बारे में अच्छे से बता सके। तो टकुडो इस बात के लिए हाँ कर देता है। फिर आइसला उसे याद दिलाती है कि कुछ ही देर में उसकी एक मीटिंग है। तभी एमिल वहां आती है तो सभी लोग बाहर चले जाते हैं और एमिल टकुडो को उस हफ्ते की लेबर रिपोर्ट दिखाती है। फिर टकुडो कागज तो ले लेता है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत नर्वस हो जाता है क्योंकि पहली बार वो एमिल से अकेले बात कर रहा था। तभी एमिल उसे इतना शांत देखकर पूछती है कि यह रिपोर्ट में कोई गड़बड़ है। तो टकुडो तुरंत मना कर देता है कि ये पूरी तरह ठीक है, अगले हफ्ते से रिसोर्स इकट्ठा करने की मात्रा थोड़ी कम कर दो। तो एमिल कहती है कि ठीक है, मैं ये बदलाव कर दूंगी। और टकुडो बस इतनी बातचीत में ही थक जाता है जबकि उसे अभी दिन भर में कई मीटिंग्स अटेंड करनी थी। वहीं आसला और जुड़वा बहनें मानरा का टूर कर रही होती हैं। सबसे पहले वो उस गवर्नमेंट ऑफिस दिखाती हैं जहाँ सारा पेपर वर्क संभाला जाता है, लेकिन तभी वो लोग एमिली को थोड़ा परेशान देती हैं। तो आइसला उससे पूछती है कि क्या हुआ है। इस पर एमिली बताती है कि जियो ट्रेनिंग इक्विपमेंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, इससे मेरा पूरा मंथली बजट गड़बड़ा गया है। तो आइसला एमिली को शांत करवाती हुए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा और वो खुद जियो से इस बारे में बात करेगी। और इसी बात से एमिली परेशान थी तो आइसला उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें उन्हें इक्विपमेंट बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो जियो कहता है कि मैं बस ट्रेनिंग के टाइम थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। इस पर आइसला अगली बार से उसे सावधान रहने के लिए कहती है। तभी अचानक एक घंटी बजती है तो आइसला पूछती है कि ये साउंड किस चीज का है। इस पर मारिया और कोरिया बताते हैं कि इसका मतलब कि डिनर का टाइम हो गया। फिर सब लोग एक पास इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ सबके लिए एक साथ खाना परोसा जाता है। डार्क्स एल्स आइसला को खास शाही दावत परोसते हैं लेकिन वो उसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं आप लोगों की तरह ही नॉर्मल खाना खाना चाहती हूँ। फिर रात में आइसला अकेले शहर में घूम रही होती है तभी उसे कहीं से रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो वहां जाती है तो ये देखकर चौंक जाती है कि मारिया और कारिया कोने में दुब कर रो रही हैं। आइसला उनसे पूछता है कि क्या हुआ है तो दोनों बताते हैं कि सपने में हमारी माँ आई थी। हालांकि जब से हम टकुडो से मिले हैं ऐसे ड्रीम्स बहुत कम आते हैं। ये जानकर आइसला को उनकी चिंता होने लगती है और वो कहती है कि आज रात मैं यही रहूंगी, जो सुनकर दोनों बहनें बहुत अच्छा फील करती हैं। अगली सुबह आइसला टकुडा से मिलने जाती है। वो दोनों डिस्कस करते हैं कि वो लोग एक लर्निंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे। इसी दौरान आइसला टकुडो से पूछते हैं कि आटू वहाँ कैसी है। तो टकुडो अपनी पावर से देखता है कि आटू उस वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में फंसी हुई है। वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि आटू के सामने दर्जनों जायंट्स पूरी स्पीड में उसकी तरफ आ रहे थे। किसी और के लिए बहुत डरावना होता, लेकिन आटू के लिए ये बस एक मामूली सी बात थी। वो बस अपने टेंटिकल्स निकाल दिए और कुछ ही सेकंड्स में उन सब जायंट्स के शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पे गिर जाते हैं। ये नजारा देखकर एंटिक हैरान के साथ साथ डर भी जाती है। तो आटू उसे थोड़ा ब्रेक लेने के लिए कहती है। इसके बाद आटू मोल्टर के पास चली जाती है। ड्रैक्टन के लोग उनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आ रहे थे। कुछ लोग आटू को ड्रिंक ला कर देते हैं ताकि वो रिलैक्स कर सके। मोल्टर को तो लगा था कि उसकी असली फॉर्म देखने के बाद लोग उसे डरेंगे, लेकिन हैरानी की बात थी कि ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में जब आटू ने पहली बार अपनी असली फॉर्म दिखाई थी तो पीपा ने उसकी तुलना एक ऑक्टोपस से कर दी थी। तो अब सब लोग उसे बस एक ऑक्टोपस डेमी ह्यूमन समझते थे। थोड़ी देर बाद मोल्टर पूछता है कि जायंट्स की स्किल को
हार्वेस्ट करने वाला तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है? तो आटू मुस्कुराकर कहती है कि सब कुछ उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा चल रहा है। जायंट के पास जितनी स्किल थी वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन उसे अब तक ये समझ भी नहीं आया कि इतने स्ट्रॉन्ग स्किल उन जायंट्स को कैसे मिले। तभी अचानक आटू को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो मुड़कर देखती है तो दूर से एक और जायंट सीधा शहर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। वो लोग इस बात से परेशान होते हैं कि जायंट्स की मौजूदगी को तब तक सेंस नहीं किया जा सकता था जब तक कि वो शहर के बिल्कुल पास ना जाए। कुछ देर बाद एंटिक भागते हुए आटू के पास आती है और उसे जायंट के बारे में बताती है, लेकिन आटू उसे आराम करने के लिए कहती है और बिजली की तरह बैटलफील्ड की तरफ दौड़ जाती है। तो एंटिक को उसकी फिक्र होने लगती है, लेकिन मोल्टर उसे भरोसा दिलाता है कि इतना कमजोर जायंट आटू को कभी हरा नहीं सकता। मगर सिर्फ खड़े रहकर देखना मोल्टर को बोरिंग लग रहा था, तो वो भी मदद करने का सोचता है। वो अपना स्टाफ उठा सीखी हुई मैजिक का इस्तेमाल करके लॉर्ड ऑफ रूइन स्पेल कास्ट करता है। इस स्पेल से जायंट के चारों तरफ डार्क मिस्ट फैल जाता है, जिससे वो कमजोर हो जाते हैं। तो आटू तुरंत इसका फायदा उठाते हुए अपनी तलवार निकालती है और उसे जायंट को एक ही बार में बीच से दो टुकड़ों में काट देती है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब होता है। जायंट का शरीर अचानक गायब हो जाता है और उसी जगह ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स जमीन पर बिखर जाते हैं। आटू तुरंत ही बात टकूडो को बताती है, तो टकूडो चौंक कर कहता है कि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी गेम के दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर आटू मोल्टर से भी पूछती है कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है, लेकिन उसके लिए ये भी पहली बार था जब उसने किसी मॉन्स्टर के मरने के बाद कॉइन्स देखे थे। तभी टकूडो को एक आइडिया आता है। वो आटू से कहता है कि वो उसकी विजन शेयर करे ताकि वो खुद उन कॉइन्स को देख सके। फिर आटू वैसा ही करती है और जैसे ही टकूडो उन कॉइन्स को देखता है तो उसे याद आता है कि ये डिजाइन उसने एक आरपीजी गेम ब्रेव क्वेस्ट में देखा था। उस गेम में भी बिल्कुल ऐसे ही कॉइन्स हुआ करते थे। फिर सीन बदलता है और उत्तरी हिस्से में सेंट और उसके नाइट्स एक ऐसे शहर से गुजर रहे थे जिसे हाल ही में हरिकीनों ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। वो लोग उस जगह की जांच कर रहे होते हैं, तभी अचानक से सारे नाइट्स मारे जाते हैं। इस खून खराबे के पीछे कोई और नहीं बल्कि अराकीनो ही था। ये 17th बार सेंट का पाला अराकीनो से पड़ रहा था। वो बहुत ही हैरान थे कि ये औरत आखिरकार मरती क्यों नहीं। तो अराकीनो कहती है कि मैं 17 बार मर चुकी हूँ, लेकिन हर बार मैं वापस आ जाती हूँ। अराकीनो को ये भी बहुत अनफेयर लगता है कि सेंट इतनी ताकतवर है, उसकी खुद की पावर भी कम नहीं है, लेकिन सेंट को हराना तो दूर, वो उसे करीब भी नहीं पहुंच पाती है और उसकी हर मौत बहुत ही दर्दनाक होती है। तभी सेंट गुस्से में कहते हैं कि तुम मेरे साथ बस टाइम पास कर रही हो। तो अराकीनो को समझ में आ जाता है कि उसकी चाल पकड़ी जा चुकी है और वो पास में पड़े सारे डेड बॉडीज को जिंदा कर देती है और सभी सेंट पर हमला कर देते हैं। तो सेंट अपने स्टाफ को उठाती है और अपने फायर मैजिक का यूज करती है, जिससे चारों तरफ मौजूद बॉडीज जलकर राख हो जाती हैं। इसके बाद वो तेजी से जाकर सीधा अराकीनो की छाती में स्टाफ घूम देती है। ये 18वीं बार सेंट ने अराकीनो को मारा था, लेकिन वो जानती थी कि अराकीनो दोबारा वापस जरूर आएगी, इसलिए वो उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए कोई रास्ता ढूंढने का सोचती है। वहीं डेट्रेन ने अचानक शहर के पास जायंट्स की एक विशाल आर्मी प्रकट होती है, जिससे गेट पर तैनात सारे गार्ड्स पूरी तरह घबरा जाते हैं। उन्होंने आज तक इतने सारे जायंट्स को एक साथ कभी देखा नहीं था। अब तक टकूडो को भी समझ में आ जाता है कि ये लोग ब्रेव क्वेस्ट की दुनिया से आए हैं। उस गेम में खिलाड़ी हीरो की तरह खेलता है और उसका लक्ष्य होता है कि डीमन लॉर्ड को हराना। उस गेम में एक अनाउंसमेंट रैंडमली जनरेट होते थे, इसलिए कोई वार्निंग सिग्नल नहीं मिलता और अभी भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। आइसलैंड ने भी कभी नहीं सोचा था कि उनके दुश्मन दूसरे गेम से भी आ सकते हैं। एटर्नल नेशंस और ब्रेव क्वेस्ट दोनों ही गेम के सिस्टम एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, मगर टकूडो को दोनों गेम का एक्सपीरियंस था, इसलिए वो जानता था कि इस खतरे को कैसे हैंडल करना है। ड्रैगन पर इस हमले के पीछे दो लोग थे, फ्लेमन और आइस रॉक। दोनों अपनी प्लानिंग पर चर्चा कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि वो इस जगह को जीतकर डीमन लॉर्ड के अधीन कर दें, और जब उन्हें इस दुनिया में समन किया था तो ये मौजूद सारे गोब्लिन्स और जायंट्स तुरंत ही उनकी डीमन आर्मी में शामिल हो गए थे। लेकिन आइस रॉक सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि हमने तो अपनी पूरी जिंदगी ब्रेव क्वेस्ट की दुनिया को जीतने में लगा दी थी, तो क्या अब हमें उसे छोड़कर इस नई दुनिया पर कब्जा करना होगा। तो फ्लेमिंग कहता है कि इस समय हमारे लिए सिर्फ डीमन लॉर्ड का आदेश मायने रखती है। इसके बाद वो ड्रैगन शहर को पूरी तरह निपटाने का फैसला करते हैं। फिर आइस रॉक अपने सारे मॉन्स्टर को आदेश देता है कि पूरे शहर को ट्रैक कर दो। तो सारे मॉन्स्टर आगे बढ़ने लगते हैं। रॉक फ्लेमिंग से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। तो फ्लेमिंग कहता है कि नहीं, इस बैटल को तुम ही लीड करो। फिर आइस रॉक भी बैटल फील्ड में उतर जाता है और उधर फ्लेमिंग अपनी सेकेंडरी गोल पर काम शुरू करने की सोचता है। लेकिन तभी बैटल फील्ड पर अचानक घना काला धुआं छा जाता है और सारे मॉन्स्टर घुटनों से तड़पने लगते हैं। बैटल फील्ड पर अचानक फैले काले धुएं से हर जगह हाहाकार
हाहाकार मच जाता है। आइस रॉक और उसका असिस्टेंट मेज ओस्लो पहले तो डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा जादू पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ओस्लो को समझ में आती है कि ये सारे न्यूट्रल मॉन्स्टर दम घुटने से तड़प रहे थे, जबकि एविल डेमंस जैसे आइस रॉक और वो खुद और भी मजबूत हो रहे थे। और तभी कुछ काले टेंटिकल्स ओस्लो के पीछे से निकलते हैं और सीधा उसके पेट में आर पार हो जाते हैं। वो तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है। उसका काम खत्म करके आटू अपना पूरा ध्यान आइस रॉक की तरफ लगाती है। आटू तुरंत समझ जाती है कि डीमन लॉर्ड के चारों जनरल में से एक होना चाहिए। इस पर आइस रॉक चौंक जाता है और कहता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे पहचान सकती हो। इस पर आटू जवाब देती है कि मैं एटरन नेशन की एक हीरो हूँ और मैं अभी यहाँ के सभी लोगों को मार डालूंगी। वहीं डेट्रन शहर में एंटिक सभी सैनिकों को इकट्ठा करती है और तीर चलाने का आदेश देती है, लेकिन इन पर तीरों का कोई असर नहीं होता। ये देखकर एंटिक तुरंत सभी लोगों को शहर से बाहर निकालने का आदेश देती है कि हम सब शहर को छोड़ रहे हैं। तभी मोल्टर वहाँ पहुँचता है और हंसते हुए कहता है कि तुम इतनी आसानी से हार मारने की सोच रही हो। इस पर एंटिक चढ़कर जवाब देती है कि बस यही एक तरीका है जिससे हम लोगों की जान बचा सकते हैं। फिर मोल्टर कहता है कि चिंता मत करो, आटू पहले से ही बैटलफील्ड पर मौजूद है और वो जल्दी उन्हें हरा देगी। एंटी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी खतरनाक स्थिति में भी मोल्टर इतना शांत कैसे रह सकता है। वो बैटलफील्ड की ओर देखती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ आटू दुश्मन सेना को अकेले ही तबाह कर रही थी। एंटिक अब सोचने लगती है कि आखिर मांड्रा की ताकत कितनी ज्यादा है। वही बैटलफील्ड पर आटू तेजी तेजी से इधर उधर दौड़ रही थी कि आइस रॉक एक बार भी उस पर सीधा हमला नहीं कर पा रहा था। वो मॉन्स्टर को एक एक करके खत्म करती जा रही थी, जो देखकर आइस रॉक पूरी तरह हैरान था। असल में आटू टकुडो की बनाई हुई प्लान को फॉलो कर रही थी। ब्रीफ क्वेस्ट की लड़ाई छोटे स्तर तक ही सीमित रहती थी, लेकिन एटर्नल नेशन एक सिविलाइजेशन सिमुलेटर था, इसलिए आटू जैसे कैरेक्टर्स का अटैक रेंज ब्रेव क्वेस्ट वालों से ही कहीं ज्यादा था। आइस रॉक गुस्से में चिल्लाता है कि तुम हमारी प्लानिंग में दखल क्यों दे रहे हो, तुम लोग भी ईवल हो, तुम्हें हमारे डीमन लॉर्ड की सेवा करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर आटू कहती है कि एक समय था जब टकुडो और मैंने दुनिया पर कब्जा करने के बारे में सोचा था, लेकिन हमने वो आइडिया तुरंत ही रद्द कर दिया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है और हमें रात दिन पेपर वर्क करना पड़ता है। ये सुनकर आइस रॉक पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। तो आटू कहती है कि तुम तो उन आरपीजी कैरेक्टर्स में से हो जिन्हें बनाने वालों ने कभी कोई पेपर बैक स्टोरी देने की जहमत ही नहीं उठाई। यहाँ आइस रॉक आटू की बातों को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। वो कहता है कि आरपीजी ये आखिर क्या बकवास है। तो आटू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें याद नहीं है कि कितनी बार तुम गेम के हीरो के साथ मरे हो, तुम्हारा अस्तित्व भी सिर्फ हारने के लिए बना है। वो बड़ी आसानी से आइस रॉक के सारे अटैक को डोज कर रही थी, जैसे ये बस उसके लिए एक गेम हो। वो पूरे गुस्से में उबल रहा था। आटू देखती है कि आइस रॉक अटैक की तैयारी कर रहा है, तो वो सोचती है कि ये कितना बेवकूफ है, मैं इससे बड़ी आसानी से डोज कर लूंगी। लेकिन जैसे ही वो हटने की कोशिश करती है तो पाती है कि उसके पैर जमीन में जम चुके हैं। उसने ट्रिक बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तभी आइस रॉक अपने कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर देती है, जो सीधा आटू को लगती है, जिससे उसके कंधे पर काफी चोट आ जाती है, जो देखकर आइस रॉक बहुत खुश होने लगता है। और अगले ही पल आटू गुस्से में इतनी तेजी से काउंटर अटैक करती है कि आइस रॉक समझ नहीं पाता और एक झटके में मारा जाता है। उसके बाद वो तुरंत खुद को हील कर लेती है। वो भी उसके अटैक से काफी गुस्से में होती है और आइस रॉक के स्किल को चेक करती है क्योंकि उसने उसकी स्किल अब चुरा ली थी। वो ये देखकर चौंक जाती है कि उसका अटैक गारंटीड हिट था, मतलब वो चाहकर भी इसे रोक नहीं सकती थी। अब ये सब खत्म होने के बाद आटू तुरंत टकुडो को रिपोर्ट देने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो कॉल करने लगती है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि मांड्रा के चारों ओर दुश्मनों की विशाल सेना इकट्ठी हो चुकी थी। वही हमें ब्रेव क्वेस्ट का डीमन लॉर्ड दिखाया जाता है। वो अपनी नई कासल को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। दूसरी तरफ मांड्रा में एक डार्क एल्फ गार्ड भागते हुए टकुडो के ऑफिस आ जाता है। वो घबराकर बताता है कि दुश्मन की आर्मी हमारी तरफ बढ़ रही है, लेकिन टकुडो शांत बैठा रहता है क्योंकि उसे पहले से ही सब पता था। वो जरा सा भी परेशान नहीं होता। ये गार्ड को बताती है कि टकुडो के पास एक खास एबिलिटी है जिससे वो अपने किंगडम में हो रही हर चीज को जान सकता है। इसलिए जैसे ही दुश्मन की आर्मी जंगल के पास पहुंची तो टकुडो तुरंत जियो को मेन फोर्स के साथ उन्हें रोकने का आदेश दे दिया। ये सुनकर मारिया और कुरिया थोड़ी चिंतित हो जाती हैं और टकुडो से पूछती हैं कि क्या मांड्रा किसी खतरे में है, लेकिन टकुडो उन्हें चिंता करने से मना करता है। इसी बीच आइजला पूछती है कि क्या ये डीमन लॉर्ड कहीं तुम्हारी तरह कोई और प्लेयर तो नहीं। इस पर टकुडो जवाब देता है कि मुझे परवाह नहीं है, मैं हमेशा शांति चाहता था, लेकिन जब आटू ने उनके 4 जनरल्स में से एक को मार डाला तो उन्होंने सीधा मेरे किंगडम पर हमला करने का फैसला किया, इसलिए अब मैं किसी पर रहम नहीं करूंगा। टकुडो के आर्मी में इस समय जियो और उसकी डार्क एल्फ वॉरियर्स हीलिंग एबिलिटी वाले मेडिकिस और आइजला के द्वारा बनाए गए लार्व थे
और इन सबकी मदद से वो इस आर्मी को आसानी से रोक सकता था। कुछ देर बाद टकूडो को एमिल का मैसेज मिलता है। वो बताते हैं कि जिन सिविलियंस को लड़ाई नहीं लड़नी उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाए। ये सुनकर टकूडो को राहत मिलती है। फिर जियो फ्रंट लाइन में कॉल करता है और बताता है कि हमारे सामने लगभग 1000 दुश्मन सैनिक है, जिनमें से ऑर्क्स, गॉब्लिन और कुछ अजीब तरह के क्रिएचर शामिल है। फिर टकूडो कहता है कि अभी तुम्हारा फोकस कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए। लेकिन इधर टकूडो सोच में पड़ जाता है कि 1000 सैनिक ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। ये बैटल आसान नहीं था, लेकिन उनके पास अभी रिसोर्स का अच्छा स्टॉक था और चूंकि टकूडो को ब्रेकफास्ट की दुनिया के बारे में सब पता है, ये उसके लिए एक बड़ी एडवांटेज है। आइसला टकूडो से पूछती है कि क्या तुम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नए ट्रैप्स बनाने के लिए करोगे? तो टकूडो कहता है कि नहीं, मैं ये सारे रिसोर्सेज तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करूंगा। तुम्हें जितना हो सके लेवल अप करना होगा ताकि तुम नए स्किल सीख सको। फिर तुम्हारे सामने ये दुश्मन की आर्मी टिक नहीं पाएगी। आइसला टकूडो की ये बात सुनकर चौंक जाती है, लेकिन अब सबकी उम्मीद उसी पर टिकी हुई है। वहीं दूर जंगल में डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ रहा होता है और टकूडो आइसला को समझाता है कि आटो की फाइट देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि 4 जनरल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। वो लोग तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। आइसला ये सुनकर खुद पर गर्व महसूस करती है कि टकूडो उस पर इतना भरोसा कर रहा है। फिर वो तुरंत बैटल की तैयारी करने लगती है। उसके बाद जैसे ही आइसला उड़ान भरने वाली होती है तो टकूडो उसे रोकता है और कहता है, लेकिन ध्यान रहे, इस आरपीजी सिस्टम में बहुत सारी अनफेयर अटैक्स होती हैं। अगर तुम जरा भी लापरवाह होती हो तो ये तुम्हारे लिए एक मुसीबत बन सकती है। आइसला को याद आता है कि आटू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो उसे हिलाकर वादा करती है कि मैं बहुत सावधान रहूंगी। इसके बाद वो ट्विंस और सिविलियंस को अलविदा कहती है और आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ घने और भयानक जंगल में फायर डीमन सोल्जर का एक छोटा ग्रुप मुनारा की तरफ बढ़ रहा होता है। तो एक नाइट पूछता है कि हम आइस रॉक की ग्रुप से अलग होकर इस डरावनी जगह में क्यों घुस रहे हैं? तो पास चल रहा मेज धीरे से कहता है कि ये फेलमैन का ऑर्डर है। मुझे लगता है कि फेलमैन ये मिशन डीमन लॉर्ड से छुप कर रहा है और वो जल्दी डीमन लॉर्ड को हराने वाला है। जो सुनकर नाइट चौंक जाता है। मेज आगे कुछ बताने वाला होता है, तभी अचानक से उन्हें कोई आवाज आती है और जब वो उधर देखते हैं तो पेड़ों के बीच से एक और निकलता है जिसे काउंटिंग के लिए भेजा गया था। लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ लगता है और वो उसे पास आने से मना करता है, क्योंकि वो सिर्फ ऑर्क सिर से पांव तक धड़कते हुए भयानक उभारों से ढका हुआ है और वो ऑर्क मदद के लिए चिल्लाता है। लेकिन नाइट कुछ कर पाते उससे पहले ही ऑर्क का शरीर फटने लगता है और सैकड़ों छोटे छोटे लार्वा निकलकर फायर डीमन सोल्जर्स की तरफ उड़ने लगते हैं। तो वो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लार्वा की संख्या इतनी ज्यादा थी कि संभाल पाना असंभव हो गया था। आखिरकार मेज उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर देता है और सोल्जर्स घबरा कर भागने लगते हैं। लेकिन तभी जंगल में खतरनाक आवाज गूंजती है और सारे सोल्जर्स रुक जाते हैं। उनके चेहरे पर खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। नाइट और मेज डरते हुए चिल्लाते हैं, जो भी हो सामने आ जाओ। और अगले ही पल पेड़ों के बीच से आइसला निकलती है और कहती है कि अगर तुम खुद को अंधकार की ताकत कहते हो तो अपनी पावर तो दिखाओ। इसके बाद हमें सिर्फ वो चीजें सुनाई देती है और कुछ मिनट बाद वहाँ सिर्फ डेड बॉडीज पड़ी होती है। तभी आइसला को एक बेहद ताकतवर प्रेजेंस महसूस होता है। वो मुड़कर देखती है और सामने फ्लेमिंग खड़ा होता है। वो कहता है कि मैं डीमन लॉर्ड के 4 जनरल्स में से एक हूँ। जो सुनकर आइसला कहती है, तो जनरल खुद मेरे पास आ गया। अच्छा है, अब मुझे तुम्हें ढूंढने का झंझट नहीं पालना पड़ेगा। फ्लेमिंग थोड़ा हैरान होता है कि उसे पहले से पता था कि वो यहाँ है। आगे आइसला कहती है कि जैसे ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी बाकी सेना खुद ही भाग जाएगी, ठीक वैसे जैसे आइस रॉक के साथ हुआ। उसकी बात सुनकर फ्लेमिंग पहले तो चौंकता है कि आइस रॉक हार चुका है। फिर हंसकर कहता है कि वैसे भी वो सबसे कमजोर जनरल था और मैं उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। ये सुनकर आइसला उस पर हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो? अब फ्लेमिंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे उस स्टूपिड किंग टकूडो का भी वही हाल करूंगा। अभी बात सुनते ही आइसला गुस्से में आ जाती है और तभी फ्लेमिंग भी उस पर अटैक कर देता है। दूसरी ओर मानरा के ट्विंस टकूडो के ऑफिस के पहरा दे रही होती है और टकूडो अपनी पावर का इस्तेमाल करके बैटलफील्ड की सिचुएशन को एनालाइज कर रहा होता है। वो देखता है कि आइसला और फ्लेमिंग की फाइट शुरू हो चुकी है, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि आइसला ही जीतेगी। वही साउथ साइड पर जियो और डार्क एल्फ वॉरियर्स ने कैपिटल के चारों ओर डिफेंसिव फॉर्मेशन बना दिया होता है। एमिल बाकी लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर रही थी। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन फिर भी टकूडो को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मारिया पूछती है कि आप परेशान क्यों लग रहे हैं? तो टकूडो कहता है कि पता नहीं, लेकिन लग रहा है कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। सैन फिर से फ्लेमिन और आइसला की लड़ाई कर जाती है। फ्लेमिन हैरान था कि इस वर्ल्ड के मॉन्स्टर इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इसके बाद आइसला गुस्से में सैकड़ों लार्वा को फ्लेमिन की तरफ भेज देती है, जो उसके पूरे शरीर से चिपक जाते हैं। लेकिन फ्लेमिन अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें जलाकर राख कर देता है। उसके बाद वो अभी अपनी पावर से कई मिनियंस को समन करता है, जो देखकर आइसला हैरान रह जाती है।
फिर फ्लेमिन उस पर फायर बॉल से अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे आइजला अपनी लार्वा से ब्लॉक करती है। उसके बाद वो अपने मिनियंस को अटैक करने के लिए भेजता है, तो आइजला उन सबको पैरासाइट से इन्फेक्ट कर देती है और फ्लेमिन को पीछे हटने के लिए कहती है। फिर वो पूछती है कि उसने ड्रैक्टन के बजाय मुनारा पर अटैक क्यों किया, तो फ्लेमिन कहता है कि ये तुम्हें पहले से पता होना चाहिए था और पूछता है कि तुम हो कौन। इस पर आइजला बताती है कि मैं मानरा की एक हीरो और टकोडो की लॉयल सर्वेंट। फ्लेमिन ये सुनकर हैरान रह जाता है कि वो खुद को इतने गर्व के साथ सर्वेंट कैसे बोल सकती है, लेकिन वो कहती है कि वो अपने मन से टकोडो को सर्व कर रही है, जबकि फ्लेमिन मजबूरी में डीमन लॉर्ड का गुलामी कर रहा है। शायद इसी तरह ये सब गेम बना हुआ है। और तभी फ्लेमिन आइजला पर पूरी ताकत से अटैक कर देता है, जिससे आइजला भागने लगती है, लेकिन आखिरकार फ्लेमिन का अटैक उसे लग ही जाता है और फ्लेमिन को लगता है कि उसने जीत हासिल कर ली। लेकिन आइजला ने अपने चारों तरफ ककून बना लिया था और वो पूरी तरह से सही सलामत होती है, जो देखकर फ्लेमिन गुस्से में पागल हो जाता है और लगातार तेजी से फायरबॉल लॉन्च करने लगता है। लेकिन आइजला बेहद आसानी से उनके बीच से निकल जाती है और आइजला तेजी से छलांग लगाकर अपनी धारदार ब्लेड से फ्लेमिन पर गहरा अटैक करती है और फ्लेमिन गिरते हुए अपने अतीत को याद करता है, उस रहस्यमय अस्तित्व को जिसने उसे और डीमन लॉर्ड को इस दुनिया में बुलाया था। उसने वादा किया था कि अगर फ्लेमिन इस पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा तो उसे आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन अब मरते हुए उसे सच्चाई का समझ आती है कि वो बस एक कठपुतली था। तभी आइजला एक और अटैक करती है और फ्लेमिन का शरीर दो टुकड़ों में बट जाता है। आइजला तुरंत टकूडो से संपर्क करने की कोशिश करती है और रिपोर्ट देने लगती है, लेकिन अचानक उसका कनेक्शन टूट जाता है। वो चौंक कर चारों तरफ देखने लगती है और तभी मारिया और कोरिया उसके सामने प्रकट हो जाती है। आइजला पूरी तरह हैरान रह जाती है कि ये क्या हो रहा है। वो तुरंत अपने लार्व को आदेश देती है कि वो ट्विंस की रक्षा करें, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। फ्लेमिन का बेजान शरीर अचानक हिलने लगता है, उसके टुकड़े वापस से जुड़ने लगते हैं। टकोडो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन अचानक उसे दिखना बंद हो जाता है और एक एरर मैसेज मिलता है। इसी बीच आइसला भी किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो रिस्क ना लेते हुए वो मारिया और कोरिया को लेकर भागने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद वो देखती है कि सब लोग उसी जगह पर वापस आ गए हैं। तभी फ्लेमिन जोर से हंसने लगता है, जो देखकर आइसला हैरान रह जाती है। वो उसे दोबारा मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसके अटैक का कोई असर नहीं होता। फ्लेमिन कहता है कि तुम चाहो भी तो मुझे रोक नहीं सकती, मैं पहले से ही हारा हूँ। वो फिर से अटैक करती है, लेकिन कोई चीज उसे ऐसा करने से रोक रही थी। और तभी टकूडो को एक मैसेज दिखता है, जिससे उसे कुछ कुछ समझ आने लगता है। उसे याद आता है कि फ्लेमिंग को मारने के बाद वो थोड़ी देर के लिए वापस आता है और पूरी पार्टी पर एक खतरनाक अटैक करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ट्विंस काफी डर रही थी, तो आइसला दोनों को शांत करने की कोशिश करती है, जो देखकर फ्लेमिन फिर हंसने लगता है और कहता है कि तुम किसी को भी बचा नहीं पाओगी। जो सुनकर आइसला गुस्से में बार बार फ्लेमिन पर अटैक करती है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक आइसला का पूरा शरीर फ्रीज हो जाता है, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। तो फ्लेमन कहता है कि मैं भी यहाँ मजबूर हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे साथ ये कितना बार हो चुका है। इसी बीच मारिया और कोरिया धीरे धीरे फ्लेमन की तरफ चलने लगती है। उनका शरीर अब उनके कंट्रोल में नहीं था। आइसला चाह कर भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी और फ्लेमन उन पर हंसने लगता है। मारिया और कोरिया दोनों बहुत डर जाती हैं, तो आइसला खुद को आजाद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है। उसके हाथ पैर में खून भी निकलने लगता है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता। फ्लेमन आइसला को बेवकूफ कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी मर्जी से काम कर रही थी, जबकि असल में वो फ्लेमन और यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड भी बस इस गेम के प्यादे हैं और उनसे हमेशा झूठ बोला गया है। उसके लिए टकोडो भी बहुत बुरा है, जो अपने आसपास सबको बस टूल की तरह इस्तेमाल करता है। इसलिए वो मरने से पहले टकोडो के सबसे फेवरेट कैरेक्टर को अपने साथ ले जाएगा। इसलिए उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन फ्लेमन कहता है कि वो भी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये पहले से फिक्स है। और अगले ही पल उसका शरीर ब्लास्ट हो जाता है। मारिया और कोरिया उसके बिल्कुल पास खड़ी थी, लेकिन वो इसे सलामत होती है। आइसला ने उसकी आगे आकर उन्हें बचा लिया था, लेकिन अब वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। तो मारिया और कोरिया टकोडो को मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाती। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी आइसला उन्हें रोकती है और कहती है कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो वो दोनों आइसला की इस हालत के लिए खुद को दोष देने लगती हैं। तो आइसला मारिया और कोरिया को भरोसा दिलाती हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ट्विंस ये मानने को तैयार नहीं थी। वो आइसला से कहती हैं कि उन्हें भी उसके साथ मरने दे। तो आइसला उन्हें ध्यान देने को कहती है, क्योंकि उसके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। और ये जानते हुए कि मारिया और कोरिया पहले ही अपनी माँ के शरीर को खाने के बाद ट्रोमेटाइज हो चुकी हैं, वो अपने हाथ से अपना दिल बाहर निकालती हैं
और ट्विंस से कहती है कि इसे खा ले और इसके खातिर जिंदा रहें। मारिया और कोरिया फूट फूट कर रोने लगती हैं और ऐसा करने से मना कर देती हैं, लेकिन आइसला समझाती है कि उसका दिल खाने से उसकी सारी स्किल उन्हें फिर मिल जाएगी। उधर डेट्रेन में आटो डीमन आर्मी से निपट रही थी, लेकिन वो थोड़ा इरिटेटेड हो जाती है क्योंकि मोल्टर अब तक उसका पीछा कर रहा था। वो उससे कहती है कि तुम शहर जाकर मेरा इंतजार कर सकते हो, लेकिन मोल्टर कहता है कि टकूडो ने मुझे साथ रहने का ऑर्डर दिया था। तभी और भी मॉन्स्टर प्रकट हो जाते हैं और आटो गुस्से में आ जाती है। वो उन्हें भी तुरंत मार देती है, लेकिन अगली पल उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है जो देखकर वो गुस्से में चिल्ला उठती है। तो मोल्टर सबको नीचे झुकने को कहता है। कुछ देर बाद आटू थोड़ा शांत होती है तो मोल्टर पूछता है कि क्या हुआ है। इस पर आटू बताती है कि आइसला मर चुकी है। उधर टकूडो आइसला की मौत को लेकर अब भी शॉक में होता है। वो आइसला से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे मैसेज मिलता है कि आइसला अब एग्जिस्ट नहीं करती। ये पढ़कर वो घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसे समझ में आ जाता है कि गेम की तरह ही यहाँ भी आइसला ने अपने पावर दूसरे में ट्रांसफर कर दी है। वहीं मारिया और कोरिया आइसला का दिल खा लेती हैं और अब उन्हें आइसला की पावर्स और उसका हीरो टाइटल मिल जाता है, लेकिन वो ये सब पाकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इधर कम्युनिकेशन लाइंस भी ठीक से काम करने लगती हैं और टेकोरो तुरंत आटो को सारी चीजें समझाता है। आटो को ठीक से तो कुछ समझ भी नहीं आता, लेकिन इस इमरजेंसी के समय आटो तुरंत मनारा लौटना चाहती थी, लेकिन टकूडो से रोकता है। वो बताता है कि ट्विंस अब भी जिंदा है और आइसला की वजह से अब वो दोनों हीरोज बन चुकी हैं। इस वक्त वो दोनों बदला लेने के लिए सीधा दुश्मनों की ओर बढ़ रही हैं और टकूडो के ऑर्डर्स भी नहीं मान रही। इसलिए वो चाहता है कि आटो उन्हें जाकर वापस लाए, लेकिन आटो को उसे अकेला छोड़कर जाना भी ठीक नहीं लगता। लेकिन फिर उसे जाना ही पड़ता है क्योंकि वो टकूडो की बात नहीं टाल सकती थी। उधर डीमन डिफेंसिव लाइन पर कोरिया अकेली विंड डीमन जनरल के पास पहुंचती है तो जनरल पहले तो उसे देखकर मजाक उड़ाती है कि इतनी लापरवाही से एक बच्ची यहाँ घुस आई है, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने का आदेश देने लगती है, कोरिया अपनी आंखें खोलती है और अपनी नई शक्ति एक्टिवेट करती है। वहीं मारिया उनके सामने पागलों की तरह नाचने लगती है और बड़बड़ा रही होती है कि पूरी दुनिया उससे नफरत करती है। जनरल ये देखकर समझ नहीं पाती कि सामने हो क्या रहा है। उधर कोरिया के सामने खड़े सारे मॉन्स्टर अचानक दर्द से चीखने लगते हैं, जो जनरल बिना देर किए उसे खत्म करने के लिए कर्स्ड विंड अटैक कर देती है। लेकिन कोरिया पर उसका बिल्कुल भी असर नहीं होता और उल्टा जैसे ही कोरिया अपनी नजर जनरल से मिलती है, उसकी त्वचा हड्डियों से अलग होने लगती है और कुछ ही मिनटों में विंड डीमन जनरल का चेहरा पूरी तरह पिघल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उधर मारिया अर्थ डीमन जनरल के सामने होती है और इससे पहले कि वो अपने मैजिक आयरन सूट से अटैक कर पाता, मारिया उसे अपने पावर से बंद कर देती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। इसके बाद मारिया अपना मुंह बंद करती है, फिर वो धीरे धीरे अर्थ जनरल के सामने आ जाती है और उसे भी खत्म कर देती है। और यहाँ सभी को खत्म करने के बाद वो दोनों साथ में वहां से जाने लगती हैं। तब उनके सामने एक मैसेज दिखाई देता है जिसमें उन्हें इस दुनिया में 3rd डिग्री थ्रेट घोषित किया जाता है। साथ ही उन्हें विचेस ऑफ रिग्रेट का निकनेम भी मिलता है। इसी बीच इस दुनिया का एक और प्लेयर सामने आता है। उसे हैरानी होती है कि इतनी नाजुक दिखने वाली दो बच्चियां उसकी जितनी ही पावरफुल हैं। वो ठान लेता है कि अब वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, तभी उसे आजादी मिलेगी। लड़ाई शुरू करने से पहले वो आदमी ट्विन से पूछता है कि क्या वो गॉड पर यकीन करती है। इस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जवाब पर डीमन लॉर्ड तुरंत अपने चारों ओर एक शक्तिशाली बैरियर बना लेता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि ट्विंस उसे पल भर में तोड़ देती है। वो ये देख कर दंग रह जाता है क्योंकि उस बैरियर को सिर्फ चूजन हीरो ही तोड़ सकता था और उसके गॉड से हुए समझौते के अनुसार इस दुनिया में ऐसा कोई हीरो होना ही नहीं चाहिए था। वहीं ट्विंस चुपचाप आगे बढ़ रही थी तो गुस्से में डीमन लॉर्ड बीस्ट का रूप ले लेता है और सैकड़ों तलवार से उन पर अटैक कर देता है। लेकिन मारिया जरा भी नहीं घबराती। वो बिना मेहनत किए हर तलवार को हवा में रोक देती है और कोरी अपनी मैजिक से उसे जमीन के अंदर धसा देती है। फिर दोनों जमीन पर पड़ी तलवार उठाती है और मिलकर उस पर अटैक कर देती है। डीमन लॉर्ड पलट वार करने की कोशिश करता है, लेकिन कोरिया सिर्फ एक ही बार में उसका बायां हाथ काट देती है, जिससे उसका आधा शरीर चूर चूर हो जाता है। लेकिन इतनी बुरी हालत में भी वो हार मानने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे किसी भी हालत में अपनी जिंदगी चाहिए। तो उसकी इस हालत पर हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाती है। कोरिया कहती है कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, लेकिन तभी अचानक डीमन लॉर्ड के जख्म भर जाते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और गॉड को शुक्रिया कहता है और तभी उसका शरीर बीच में से दो टुकड़ों में कट जाता है। यह अटैक किसी और ने किया होता है। ट्विंस गुस्से में उसकी ओर वो पूछती कि वो उनके बीच में दखल क्यों दे रहा है, तो वो कहता है कि उसे लगा शायद उन्हें मदद की जरूरत है। तो कोरिया कहती है कि हमें मदद की जरूरत नहीं है। इस पर वो आदमी हाथ उठाकर कहता है कि उसका उनसे
लड़ने का कोई इरादा नहीं है। वैसे भी वो दोनों से कभी हरा नहीं सकती है क्योंकि उनका लेवल अभी बहुत कम है। ये सुनकर ट्विंस उसे घूरती रह जाती है। फिर वो दोनों उस पर अटैक करने जाती हैं, लेकिन अटैक करने से पहले ही अचानक आटू आ जाती है और उनके पैर को जमा देती है। वो उन्हें बताती है कि टकोरो चाहता है कि वो लोग वापस ले जाएं क्योंकि उनका मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन ट्विंस जाने से पहले मना कर देती है। लेकिन आटू साफ शब्दों में याद दिलाती है कि वो टकोरो के आदेश को मना नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी वो दोनों उसकी बात नहीं मानती है। उन्हें बस आइसला का बदला लेना था। ये सुनकर आटू उन्हें सबक सिखाने का डिसाइड करती है, लेकिन वो दोनों याद दिलाती है कि एक बार टकोरो ने खुद कहा था कि वो जो चाहे कर सकती है, और उसी पल उन्हें एहसास होता है कि वो टकोरो के खिलाफ नहीं जा सकते हैं और वो अपने हथियार नीचे रख देती है। फिर वो आटू से माफी मांगती है तो आटू भी उन्हें माफ कर देती है। फिर वो आटू से माफी मांगती है और आटू भी उन्हें माफ कर देती है। वही वो रहस्यमय आदमी भी माफी मांगता है और तुरंत गायब हो जाता है। उसे जाते हुए आटू नोटिस करती है कि वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए था और शायद वो वही शख्स है जिस पर टकोरो को शक था। उसके बाद ट्विंस आटू से पूछती है कि क्या आइसला को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। इस पर आटू दुखी होकर कहती है कि ये नामुमकिन है। ये सुनकर दोनों बहनें फूट फूट कर रो पड़ती हैं। फिर आटू टकोरो को रिपोर्ट भेजती है और बताती है कि वो वापस आ रहे हैं। तभी टकोरो को समझ आता है कि इस दुनिया में 4X स्ट्रेटजी गेम के मैकेनिक्स भी लागू हैं और दुश्मन भी अपने RPG सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कहीं से भी नई मुसीबत आ सकती है। दूसरी ओर वो रहस्यमय आदमी थकान के कारण घुटनों के बल गिर जाता है। आटू और ट्विंस को याद करके उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो उस गॉड को कोसता है जिसने उसे इस दुनिया में लाकर फंसा दिया। उसने कहा था कि 2 खूबसूरत लड़कियां खतरे में है और तुम्हें बस उन्हें बचाना है, लेकिन असलियत में तो ये लड़कियां राक्षसों से कम नहीं थी। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उसकी स्लेव होती है। वो कहती है कि गॉड ने उसे इस दुनिया में गलती से लाने के लिए माफी मांगी है, लेकिन उस लड़की का मानना था कि ये जानबूझकर किया गया है। आखिरकार उसी गॉड की वजह से वो टगुन से टकराया और यहाँ आ गया था और यहाँ उसे बस एक अच्छी चीज लगी जो कि है उसकी प्यारी स्लेव। तभी अचानक से एक विशाल मॉन्स्टर उनके पीछे प्रकट होता है, लेकिन वो बंदा बड़े ही आसानी से उसे काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसकी ये जबरदस्त स्ट्रेंथ उसी गॉड ने दी थी जिससे वो नफरत करता है। उसकी स्लेव उसकी ताकत देखकर दंग रह जाती है और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। किसी दौरान अराकिनो 19वीं बार जन्म लेती है और सामने खड़ी प्रीस्ट पूरी तरह हैरान रह जाती है क्योंकि उसने उसके शरीर को पूरी तरह राख कर दिया था, यहाँ तक कि उसे शक्तिशाली मैजिक से भी सील कर दिया गया था। फिर भी वो नहीं हार रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन प्रीस्ट भी उसे हराने का ठान लेती है। तभी कोई कटोरे में एक डाइस डालता है और अगले ही पल प्रीस्ट घुटनों के बल गिर जाती है, जो देखकर अराकिनो हैरान रह जाती है। लेकिन फिर वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। उसके बाद वो आसमान की ओर देखती है और डाइस मास्टर को शुक्रिया कहती है। वहीं दूसरी ओर टकोरो बहुत परेशान था। उसे समझ में आता है कि अब अगर वो जरा सी भी गलती करेगा तो अगली बार उनके पूरे किंगडम का सफाया हो जाएगा। गुस्से में वो जमीन पर पंच मार जिससे जमीन फट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तब उसे एहसास होता है कि वो कितना पावरफुल है। फिर उसे टेस्ट करने के लिए वो पास के पेड़ों को ही पंच में गिरा देता है। उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि अगर वो पहले ही अपनी शक्ति को समझ लेता तो शायद आइसला आज जिंदा होती। उस शाम आटू और बाकी सबके मिशन से लौटते ही एक मीटिंग बुलाई जाती है। सबको लगता है कि ट्विंस को कठोर सजा मिलेगी, मगर टकोरो कहता है कि ट्विंस को किसी भी तरह की सजा नहीं दी जाएगी। तो आटू उसका विरोध करती है तो टकोरो सबके सामने सिर झुकाकर माफी मांगता है। आटू और डार्क एल्फ ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। इसके बाद टकोरो घोषणा करता है कि इसला को वापस लाया जाएगा। आटू तुरंत कहती है कि यह असंभव है, लेकिन टकोरो मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि अगर ये दुनिया सच में एटर्नल नेशन सिस्टम पर चलती है तो वो ऐसा कर सकते हैं। आटू उसे समझाती है कि ऐसा करने का मतलब होगा पूरी दुनिया को फिर से लिखना, और अगर उसने रास्ता चुना तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। मगर टकोरो कहता है कि उसे किसी का भी परवाह नहीं है। जो भी उनके रास्ते में आएगा वो खुद उसे मार देगा। रात को टकोरो आगे की प्लानिंग कर रहा होता है। वहीं डार्क एल्फ आइसला का एक छोटा सा अंतिम संस्कार करते हैं। सभी लोग बहुत दुखी थे। तभी ट्विंस कहती है कि दुखी मत हो क्योंकि टकोरो ने खुद वादा किया है कि आइसला को वापस लाया जाएगा। लेकिन फिर भी सभी बहुत डरे हुए थे। उन्हें टकोरो पर शक हो रहा था कि वो ऐसा कर भी पाएंगे या नहीं। वहीं टकोरो झाड़ियों में छुपकर सब देख रहा होता। तभी ट्विंस दोबारा कहती है कि इन टकोरो पर यकीन करो, हमें उन पर शक नहीं करना चाहिए। उनकी बातें सुनकर सभी काफी मोटिवेट हो जाते हैं और टकोरो को उन पर गर्व होता है। अगले दिन आजू टकोरो के पास जाती है और पूरी तरह से हैरान रह जाती है। टकोरो बहुत दुखी था और ट्विंस उसे संभाल रही थी। टकोरो कहता है कि कल उसने सबको डरा दिया था, तो ट्विंस कहती हैं कि सब ठीक है और उसे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर टकोरो अपनी आंखें पोंछकर गहरी सांस लेता है और घोषणा करता है कि जो लोग उस पर भरोसा करते हैं वो उन्हें कभी निराश नहीं करेगा। जो सुनकर आटू और बाकी सब इमोशनल हो जाते हैं और अंत तक उसका साथ देने का वादा करते हैं।